तो वेलकम बैक गाइस द पॉप कॉप शो के सेकेंड एपिसोड में। और हम आ चुके वापस से इस वीक के सबसे मेजर टॉपिक्स के साथ। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं, एक बार हम चाहेंगे कि वो भी खुद को आप ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवा दे। तो मैं हूं प्रशांत सुपर इंडिया से, और मेरे साथ बैठे हैं अशरफ फ्रॉम सुपर इंडिया आल्सो। तो बाकी सबको भी मैं चाहूंगा कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करवा दे जल्दी जल्दी से। ओके, तो मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरा चैनल है हॉन्टिंग ट्यूब और लोगिनियन, एक है हॉरर जॉनरा, एक एनिमे। मैं हूं कैप्टन B2 चैनल से, मेरा नाम है भोला और मैं मार्वल के ऊपर थ्योरीज वगैरह बनाता हूं, मोस्टली सुपर हीरो जॉनर्स। तो बिल्कुल, तो आप सब भी अब परिचित हो गए कि हम बेसिकली यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं। तो इस वीक का जो सबसे मेजर टॉपिक रहा है ऑफ कोर्स वो था कि आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर जो है वो फाइनली रिलीज कर दिया गया है। अब चूंकि आदि पुरुष आज के टाइम पे इतना मेजर टॉपिक बन रखा है कि उस पे बात ना की जाए तो फिर भाई दिन जो है और पॉडकास्ट दोनों अधूरा रहेगा। तो हम स्टार्ट भी करना चाहेंगे उसी ट्रेलर से, और साथ में उसे एनालाइज करेंगे उसके हर एक एस्पेक्ट पे, उसके टेक्निकल पॉइंट से लेके मार्केटिंग, इवन कॉन्सेप्ट और स्टोरी वाइज भी। तो चलिए इसी से पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्निकल पॉइंट पे ही बात करेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो टेक्निकल पॉइंट के लिए मैं जानना चाहूँगा दिव्यांशु से कि दिव्यांशु तुम्हारा क्या मानना है इस ट्रेलर को देखने के बाद से। तो टेक्निकली जैसे हम लोग कोई VFX या CGI एक्सपर्ट इधर तो बैठे नहीं है, लेकिन हम लोग कंज्यूमर ज़रूर हैं किसी भी मूवीज़ के, सीरीज़ के। तो एज ए कंज्यूमर जो हम लोग देखते हैं उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से जो मुझे लगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट पे आदि पुरुष आज भी उतना ही वीक है जितना अपने पहले ट्रेलर के दौरान था। द ओनली चेंजेस जो उन्होंने किया है, मेरे को जो देख के लग रहा है, वो कलर ग्रेडिंग में किया है। ठीक है, हर चीज़ को बहुत डार्क किया गया है, बहुत ज़्यादा। तो डार्क से होता क्या है, दो फ़ायदा है। एक तो सिनेमैटिक लुक थोड़ा बहुत आ जाता है, जो कि दिख भी रहा है हम लोग को बहुत सारे सीन्स में। और दूसरा डार्क से थोड़ा हो जाता है कि बहुत कुछ क्लियर नहीं दिखता, तो आपका जो VFX का प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं नोटिस करा है कि वो लोग कुछ जो चीज़ों पे लोग हंगामा मचा रहे थे कि चप्पल ऐसा क्यों है, उन चीज़ों को भी वो थोड़ा थोड़ा रेक्टिफाई कर रहे हैं। लाइक चप्पल ही हटा दिया हनुमान जी का, या इस तरह की चीज़ों को मतलब वो लोग चेंज किए हैं बेसिकली। बट इतना चेंजेस करने के बाद, 150 करोड़ एक्स्ट्रा फूकने के बाद भी आई वुड से कि इट्स नॉट अप टू द मार्क। मतलब अभी भी 150 करोड़ के बाद भी लंका नहीं गौतम लग रहा है। बिल्कुल। तो सवाल तो बना रहेगा भाई कि मैं आदि पुरुष देख रहा हूँ या फिर द डार्क नाइट। ये सवाल तो बनेगा ही। बिल्कुल, आके रावण बोलेगा आई एम जस्टिस। तो भाई वो मजा नहीं आने वाला ना। मैं शिकागो नहीं देख रहा, मुझे लंका दिखाओ, सोने की नगरी दिखाओ। लग रहा है ये डाउनटाउन गौतम में हूँ। बस दो बंदे आएंगे, ड्रग डील करेंगे, एक बंदा कूदेगा जिसको खुद साइकोटिक डिसऑर्डर है अपने माँ बाप के खोने का। धनबाद के जैसा लग रहा है, जो कोयला को लगा के बना दिया पूरा एकदम मने कोल को भी कहते हैं ना, ब्लैक गोल्ड। लोगों ने उसी का उठा के बना दिया। VFX पे क्या कहोगे भाई? ऐसा लग रहा है कि ये 500 करोड़ में VFX पालिका बाजार से खरीद के ले आए मूवी में। तो VFX एक देखो, VFX अगर बॉलीवुड को लिया जाए तो हम लोग के पास कंपेयर करने के लिए आज के टाइम पे काफी कुछ है। जैसे अगर हम लोग जस्ट इससे पहले रिलीज हुई जैसे सलमान भाई के एब्स, भाई सलमान भाई के एब्स, सलमान भाई के एब्स से बड़ा VFX मैं नहीं मान सकता, साला कोई लगा ले। सही बात है, मैं नहीं मान सकता भाई। तो वही तो ब्रह्मास्त्र का भी जैसे था, तो VFX ब्रह्मास्त्र का ऑन पॉइंट था। मूवी जैसे भी है उस पर अलग डिस्कशन का भी हम लोग कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि VFX उसका ऑन पॉइंट था, जिसको लोग देख के बोल सकते थे कि नहीं भाई काम हुआ इधर। यहाँ ऐसा फील हो ही नहीं रहा। एक सीन है ट्रेलर में जहाँ जो राम जी हैं, वो प्रभास का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं राम जी को, तो वो हनुमान जी के ऊपर बैठे हैं और प्रभास कूदता है। हाँ। वो 3D मॉडल है, ठीक है, हम सबको पता है 3D मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कितना चॉपी है वो, लाइक उसका फ्रेम रेट लग रहा है ना, जैसे वीडियो का फ्रेम रेट अगर 24 चल रहा है तो ये 12 पे कर दिया। जैसे नहीं एनिमे में होता है 12 फ्रेम्स पर मिनट पे एनिमेट किया, वैसा हो गया, पूरा चॉपी सा दिख रहा है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि बड़े स्क्रीन पे ये एक्सपीरियंस और अच्छा कैसे हो सकता है। हाँ, BGM अच्छा है, अग्री, सब लोग करेंगे इस बात से, बट BGM कितना पुल करेगा मूवी को, कितना ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि VFX नहीं है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हो रहा है। जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बिलो पार है। और VFX का बात करें तो CGI का भी बात कर लेते हैं, दोनों अलग होता है बाय द वे। CGI इज कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स, यस, इमेजरी।
इमेजरी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। तो CGI भी जो 3D मॉडल्स हैं जो वानर सेना का जो हम देख पा रहे हैं, या फिर जो भी 3D मॉडल्स हमको देखने को मिले हैं, कॉपी की बात छोड़ देते हैं, एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ ए कॉपी ऑफ ए कॉपी, हम लोग इस चीज़ को तो एस्टैब्लिश कर चुके हैं पॉडकास्ट पे, तो कॉपी को हम लोग बात नहीं करेंगे, बट स्टिल कॉपी करके भी अच्छा नहीं लग रहा, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर कॉपी करके भी एकदम 100% मजा आ जाता ना तो कोई कंप्लेंट नहीं था मेरी तरफ से। तो VFX से भी मैं काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड हूँ, CGI से भी डिसअपॉइंटेड हूँ। द ओनली थिंग जो मैं बोल सकता हूँ उन्होंने इंप्रूव किया है वो है सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, इस पे काम किया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओम राउत स्कूल के वो बच्चे हैं जिनसे जब उनके पापा पूछते कि बेटा तू फेल क्यों हुआ, वो कहते हैं पापा मेरे आगे वाला लड़का भी फेल हुआ था। बट इस केस में आगे वाला लड़का पास हुआ था। पास हुआ था, सही बात। क्योंकि आगे वाला लड़का सलमान भाई के एब्स बना रहा है भाई। ठीक है। और ओम राउत बस उसी पॉइंट पे गलत चल गए कि प्रभास सलमान भाई नहीं है, उसके बॉडी पे एब्स नहीं सही लग रहे। नहीं, सलमान भाई तो सलमान भाई है भाई। वैसे इस पे मैं प्रशांत भाई से एक बार पूछना चाहूंगा एक बात कि जैसे राम जी का जो हम लोग पढ़ते हैं, वर्णन पढ़ते हैं, जिस तरह से हम लोग उनका इमेजेस है पूजा करते हैं, हम लोग सब लोग करते हैं, तो क्या प्रभास का कैरेक्टर राम जी के कैरेक्टर पे आपके हिसाब से, मतलब तुम्हारे हिसाब से सूट कर रहा है क्या? इस पे एक्चुअली जब मैं पहला टीजर आया था तो मैं इस पे एक वीडियो बनाया भी था कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मतलब आदि पुरुष के रिप्रेजेंटेशन में। तो मैंने वहाँ पे रामचरितमानस का जो है रेफरेंस लिया था भाई, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में जो सबसे मेजर डिफरेंस है, खास करके राम जी के पर्सनैलिटी को लेके, वो ये है कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को पोर्ट्रे किया गया है एज अ ह्यूमन विथ गॉडली वर्च्यूज, और रामचरितमानस में पोर्ट्रे किया गया है अ गॉड, अ लिटरल गॉड विथ सम ह्यूमन ट्रेट्स। तो अगर आप रामचरितमानस के हिसाब से देखिएगा तो फिर तो जमीन आसमान का अंतर है आदि पुरुष में श्री राम जी के रिप्रेजेंटेशन का और श्री रामचरितमानस में उनके पर्सनालिटी का। कोई मैच नहीं है भाई, आपको एक जरा रिजेम्बलेंस नहीं मिलने वाला, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं राम जी के कैरेक्टर को देख रहा हूँ आदि पुरुष में। वहीं अगर आप वाल्मीकि रामायण से भी लीजिएगा तो वहां पे भी उतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट स्टिल डिफरेंस इतना है कि वो कंसर्निंग है लिटरली। और पर्सनैलिटी तो बहुत दूर की बात है भाई, आप पर्सनैलिटी तो जब देखते हैं मूवी में तब आपको पता चलता है। सबसे मेजर पॉइंट है अपीयरेंस का, जो कि जिसपे सबसे ज्यादा विवाद भी मचा था कि भाई राम जी की मूछें क्यों है, ठीक है। तो इस पे मेरा भी कंसर्न आया भाई कि कितना % इस बात पे सच्चाई है, क्योंकि मैंने जब श्री रामचरितमानस पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे कोई मेंशनिंग नहीं देखा है कि राम जी की मूछें थी या नहीं। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए वाल्मीकि रामायण भी चेक किया। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सबको, पॉडकास्ट पे भी और आप ऑडियंस को भी, कि श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का सर्ग 35, ठीक है, उसमें श्लोक नंबर 8 से लेके 21 तक जो है वो राम जी के अपीयरेंस का विवरण वहां पे दिया गया है। एंड इंटरेस्टिंगली वहां पे भी मूछ का कोई जिक्र नहीं है। ये प्रसंग एक्चुअली ये था कि जब अशोक वाटिका में बजरंगबली मिलते हैं सीता जी से, तो सीता जी कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये रावण का कोई चाल तो नहीं, वो कहते हैं कि अगर सच में तू श्री राम जी के तरफ से भेजे गए हो पुत्र, तो मुझे बताओ कि श्री राम दिखने में कैसे हैं। तो वहां से हनुमान जी जो है वो पूरे डिस्क्रिप्शन देते हैं, और वो बकायदा श्लोक 8 से लेके 21 तक का इतना लंबा डिस्क्रिप्शन है, वो हर एक बॉडी के डिटेलिंग को वहां वो एक्सप्लेन किए श्री राम जी के। मूछ का डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है। तो ये तो एक हुआ, चलिए क्रिएटिव फ्रीडम का बात है भाई, सबकी अपनी श्रद्धा वो वहां पे ऐड कर दिए। अब मैं आता हूँ राम जी का, तो चलिए पॉइंट है वो तो मूवी के साथ दिख ही जाएगा। बाकी चेंजेस मूवी में क्या है ना, वो भी मुझे देख के सच में बहुत ताज्जुब हो रहा है। जैसे अभी एक ट्रेलर में ही बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया कि जो गिद्धराज जटायु हैं वो गिद्ध तो कहीं से नहीं लग रहे। गिद्ध नहीं लग रहा, ठीक है, लग रहा पता नहीं। ओम राउत जी कौन सा एनिमल किंगडम का बुक पढ़ते थे वो हमें भी नहीं पता कि वल्चर उन्हें क्या बता दिया गया, ठीक है। वो ईगल लग रहे हैं, है ना। और मैंने क्रॉस चेक किया कि भाई ईगल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इंटरेस्टिंगली मुझे पता चला कि ईगल को गरुड़ कहते हैं। अच्छा, गरुड़। तो मेरे सालों की पढ़ाई बर्बाद थी भाई, मुझे उतना समझ में आ गया कि बचपन से जो हमने ईगल को चील पढ़ा वो गरुड़ निकला। लेकिन कंफर्मेशन तो चाहिए भाई कि क्या सच में जटायु गिद्धराज थे। हो सकता है कि कभी कभी स्क्रिप्चर्स में कुछ अलग मेंशनिंग हो, मैंने उसे भी चेक किया, ठीक है। सोचो भाई मुझे वहाँ पे क्या मिला होगा,
ठीक है। श्री वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड सर्ग 49 श्लोक 36। ठीक है, श्लोक में क्या लिखा गया है भाई वो जरा एक बार सुनिएगा। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गिरधम ददर्शात लोचना। इसका मतलब देखिएगा, उस समय अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता एक वृक्ष पर बैठे गिद्धराज जटायु को देखा। गिद्धराज, ये वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है कि वो गिद्धराज थे, यानी जटायु वल्चर थे और ओम राउत उन्हें गरुड़ दिखा रहे। चलिए कोई बात नहीं भाई, ये भी एक बार के लिए हम लोग टाल देते हैं। फिर आता है सीता हरण वाला पॉइंट, जिस मैंने ट्रेलर के वीडियो में भी बात कही है कि सीता हरण से पहले ही रावण अपने असली रूप में आ गया था। यानी सीता जी ने बकायदा देखा था कि ये जो है एक साधु या ऋषि नहीं है, ये रावण है। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली भाई ये प्रसंग दोनों में ही है, श्री रामचरितमानस में भी है और श्री वाल्मीकि रामायण में भी है कि रावण अपने असली रूप को रिवील कर दिया था। ठीक है, और ये जो है भाई वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड के सर्ग 49 श्लोक 6 और 7 में है ये चीज मेंशन। ठीक है, और इनफैक्ट रामचरितमानस के आरण्य कांड में भी ये मेंशन है, वो भी कुछ इस तरह कि नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीत दिखाई कह सीता सुनी जति गोसाई बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। इसका भावार्थ होता है भाई कि रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। उसके बाद का सुनना भाई, तब रावण निज रूप दिखावा भय सभय जब नाम सुनावा कह सीता धरी धीरजु गाढ़ा आई गौ प्रभु रहु खल ठाड़ा। यानी तब रावण ने अपने असली रूप को दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़े तो रह, प्रभु अभी आने वाले हैं। यानी सीता हरण से पहले ये सीन रहा है दोनों में। अब एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैंने देखा था मनोज मुंतशिर का न्यूज चैनल पे, जहां पे इस स्पेशली इस सीन के लिए उनसे सवाल किया गया कि सीता हरण का सीन आपने इतना चेंज क्यों कर दिया कि वो रावण की जो जटाएं हैं वो मतलब लॉक कर रही हैं सीता जी को, है ना। तो इस पे मनोज मुंतशिर ने बात भी कहा कि इस चीज को लेके मैंने भी ओम राउत से बात की। तो ओम राउत ने कहा कि सीता जी इज लाइक माई मदर एंड हाउ कैन समवन टच माई मदर। काफी अच्छा जेस्चर है, सही में काफी अच्छा जेस्चर है। बट इसके साथ साथ ना वो सीन एक्चुअली दिखा दिए पुराने वाले रामायण का। पुराने वाले रामायण अगर आप लोग में से किसी ने देखा होगा तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि रावण जो है वो बकायदा सीता जी का हाथ पकड़ के उन्हें घसीट के पुष्पक विमान तक ले जाता है। तो क्या फिर वो प्रसंग गलत है? एक्चुअली नहीं, पता है भाई, वो प्रसंग सेंट बाय सेंट मतलब कैनन है श्री वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में जो सीता हरण का सीन है वो एग्जैक्ट वही है। रावण एक्चुअली में सीता जी को जबरदस्ती खींच के पुष्पक विमान तक लेके गया था। ठीक है, बट हो सकता है कि ओम राउत क्रिएटिव फ्रीडम लिए हो रामचरितमानस से, क्योंकि वहां पे सीता हरण कैसे हुआ था वो क्लियरली मेंशन्ड नहीं है श्री रामचरितमानस में। ठीक है, तो ये तो चीजें हो रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है पता है भाई, इस मूवी का इंस्पिरेशन बेस है क्या? ठीक है, और इस पे पता है भाई एक और सबसे कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट आ जा रहा है और मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मैं यही मानूंगा कि लंका का रिप्रेजेंटेशन ऐसा क्यों है। लंका जो है एक ऐसे मेरे दिमाग में आया क्वेश्चन। तो जैसे आप बोले कि वो सीता जी को ऐसे घसीट के लेके गए थे ना, मैंने फोर्सफुली, तो वो तो जब तक लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण रेखा कुछ स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, कुछ स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, अब तो लंका के रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम क्या रहा है पता है भाई, कि लंका ऑफ कोर्स हम लोग सब जानते सोने की नगरी थी, है ना, बट सोने की थी लेकिन कैसी थी? क्या इसका कोई मेंशनिंग नहीं है कि ओम राउत जो है वो अपना टेक ले लिए उस चीज़ के लिए? तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर्ग 2 का श्लोक 26 और 27 जो है उसमें ये मेंशन्ड है। मैं श्लोक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे भावार्थ बता दे रहा हूँ कि वह महापुरी सोने की 4 दीवारी में घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी।
यहाँ तो डार्क दिखा दिया है, श्वेत। ये तो जस्ट ऑपोजिट ले लिया पूरा। लंका के हर एक घर का जो रंग था वो वाइट था। तो जिस तरह से जयपुर पिंक सिटी है, तो लंका का जो कॉमन पॉपुलेस वाला एरिया था जहाँ पे लोग रहते थे, वो पूरा वाइट सिटी था। ठीक है, आगे अब सुनिएगा, सिर्फ घर नहीं, श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुई थी। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थी तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। मतलब रिप्रेजेंटेशन पूरा ही उल्टा है, पूरा स्टार्क अपोजिट है। ये तो कॉमन नगरी की बात हुई। ठीक है, जो रावण का महल भी था ना, वो इतना ज्यादा रत्नों से जड़ा हुआ था कि बजरंगबली वहां पे कहते भी हैं कि ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नगरी जमीन पे तो है ही नहीं, ये आसमान में उड़ रहा हो। वो उतना सफेद और उतना चमचमाता हुआ था। ठीक है, और सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, जितने भी श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पार्ट सुनते होंगे, तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद चौपाई भी आता है, जहाँ पे आपने सुना भी होगा उनका वो कि कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। ये एक्चुअली पूरा लंका का ही मेंशनिंग है। वहां पे भी दिखाया गया कि लंका कितना सुंदर शहर था, कि हनुमान जी को एक बार के लिए एहसास नहीं हो रहा था कि क्या पृथ्वी पे इतना सुंदर कोई जगह हो सकता है कि वो देवताओं के अमरावती तक को राइवल कर दे सुंदरता में। एंड पता नहीं ओम राव कौन सा इंडिपेंडेंट टेक ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ कि इन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि ये मेरा अपना फ्यू मॉडिफिकेशन के साथ एडाप्टेशन है भाई। ठीक है, ये बस कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन कि ये रामचरितमानस से है या फिर श्री वाल्मीकि रामायण से है, क्योंकि इस तरह की कहानियों के साथ लोगों का बहुत भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, बचपन भी जुड़ा होता है। और सबसे बड़ा बात कि ऐसा एक प्रोडक्ट पास्ट में बन रखा है जो कि आज के टाइम पे गेम ऑफ थ्रोन्स और पता नहीं किनका किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था टेलीविजन पर, जो दोबारा रीटेलीकास्ट किया गया। तो ये एक मुझे अजीब बात लग रही है। और पता है, मेरा बस एक ही टेक है, आप बना रहे हो तो ट्राई करो कि क्लोज टू सोर्स मटेरियल रखिए, वरना आप सीधे डिक्लेयर करिए कि भाई ये जो है हमारा टेक है। ठीक है, तो वो सारा जो कैश ग्रैब वाला जो सिनेरियो रहता है ना, आप उसको एटलीस्ट क्लियर आउट कर दीजिए, वरना यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हर पक्ष अपना बात रखेगा और वो कुछ और नहीं, बस पोलैरिटी क्रिएट करता है। अब इस चीज़ पे ना मैं ऑडियंस से भी उनका राय जानना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी प्रूफ्स थे मैंने पॉडकास्ट पे दे ही दिए, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद, अब आपका क्या टेक है आदि पुरुष के साथ ना, वो आप कमेंट्स में भी बताइएगा, हम ज़रूर चेकआउट करेंगे। स्पेशली मैं भाई, मेरा टाइम भी गया, मैंने बचपन से पढ़ते भी आया था, तो मैं उस पर ज़रूर चेक करना चाहूँगा। नहीं, अच्छा, बिल्कुल, हम लोग सब चेक करेंगे एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे जब मैंने बात किया भी अभी भाई दिमांशु कि ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, खास करके एक अभी और अनाउंस भी हो गया, उस पे अभी आएंगे कुछ देर पे, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर क्या है इंडियन सिनेरियो में खास करके, वो मैं स्पेशली जानना चाहूँगा बिट्टू से, क्योंकि बिट्टू का इन सब चीज़ों को लेके जो है वो राय जानने लायक रहता है। बिट्टू, तुम बताओ भाई कि क्या हो सकता है प्रोस्पेक्ट। देखिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है, और अभी ना इसका इस ट्रेंड का सही टाइम है। सही टाइम इन द सेंस कि जो कहानियाँ होती है, ठीक है, जो फोकलोर होती है या फिर इंडियन हिस्ट्री से जो हम लोग का बिलोंग करता है, ये सब में ना कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन होती है और बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है, जैसे गुड एंड बैड। ठीक है, अभी हम लोग कई सारे बोल सकते हैं ना कि ग्रे समय आ चुका है, ठीक है, बट जो गुड बैड का रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपरली दिखाया जाता है। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा उसका रीजनिंग क्या रहता है, ठीक है, स्टोरी। अब इन सब जो मूवीज़ है, इनको लेके अप्रोच हमेशा 2-3 तरीके से ये लोग कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 तरीके से इन द सेंस कि अगर ये लोग मूवी को लेके कर रहे हैं, एक सोलो मूवी, तो उन लोगों को ना कभी भी महाभारत या रामायण को नहीं टारगेट करना चाहिए, एकदम वहां से कोई भी पार्ट नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे है ना जिसको दिखाने के लिए आपको चाहिए आदि 2-3 मूवी, हाँ, एटलीस्ट 3 मूवी भाई। किसी को भी अगर आप ये काट के भी दिखाओगे ना, क्योंकि जो अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताओगे ना, तो भी आपको अच्छे खासे समय लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर ये आती है कि इस तरह की मूवीज ना एडुकेटिव होती है, ठीक है। अब देखिए, जो बना रहे हैं उनका मकसद क्या है, पैसा कमाना, सिंपल सा बात, ऐसा कुछ है नहीं कि ये छुपाने वाला बात है, उनको पैसा चाहिए, जो मूवी पैसा देगा उस पर बनेगा। कुछ समय पहले देशभक्ति का आया था, फिर बायोपिक का आया, ऐसे आते रहता है समय।
तो अभी जो समय है वो इस तरह की मूवीज का है, और यहाँ पर उन लोगों को पैसा कमाना है, और पैसा इन लोग को देगा मिडिल वाला एज मतलब जो बच्चे लोग होते हैं टीनेजर से लेके ये तक। 13 to 24 एज ग्रुप। कभी भी देख लेना बॉलीवुड में ना R-rated मूवी नहीं आने वाला जल्दी से, जो आता है ना उसका वो लोग सीना चौड़ करके ये करते हैं कि R-rated है। इन लोगों का टारगेट ऑडियंस बड़ा है, तो इन लोगों को उस हिसाब से दिखाना है। अब एक मूवी जो कि एक एडुकेशन ज्ञान भी देता है आपको, तो वो उसको ना पेरेंट्स खुद भी दिखाना चाहेंगे कि देखो बेटा ये है, ठीक है, तो ये एक पर्पस सर्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज, ठीक है, अब आप उठा रहे हो हिस्ट्री से, तो ऑब्वियसली आपको रेफरेंस लेने होंगे, और रेफरेंस ले रहे हो तो आपको विथ रेस्पेक्ट वो देना होगा। जैसे अभी आपने कहा कई सारे चौपाई आपने पॉइंट आउट किए कि इसमें दिया हुआ है ऐसा है, तो तुम कैसे दिखा सकते हो? या फिर ये बोल दो कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, हम अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, या फिर ये बोल दो कि हम इस बुक से लिए, ठीक है। यहाँ पर ना हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एक इंडोनेशियन मूवी है सत्यदेवा घटोत्कचा करके, उन लोगों ने अपने इंडोनेशियन ये के हिसाब से किया, जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री से बहुत मैच खाता है, ठीक है। उसको मैंने देखा था, तो उसमें उन लोगों ने पांडवा कौरवा ये सब का अच्छे से दिखाया था, उन्होंने अपने हिसाब से दिखाया था। मैं बता रहा हूँ वो मूवी भावेश जोशी जैसी थोड़ी है, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन वाइज तो वो एक दूसरे ये पे है, लेकिन ये उससे जुड़ी हुई दिखाती है, तो वो चीज ना काफी बेहतरीन थी। इंडिया में अभी तक एक भी ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं नक्शा को काउंट करता, लेकिन वो एक रीमेक है, दो उनका एग्जीक्यूशन वो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा है ना? नक्शा देखा, सब बात है भाई। फन नहीं बोलूंगा, लेकिन टीनेज उम्र का जो है वन ऑफ द मेमोरेबल मूवी। आपने देखो कितने अच्छे से उन लोगों ने इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब मैं इस चीज को यहाँ पे ये इसलिए इसको उठा रहा हूँ क्योंकि ये मूवी एक तरह से आप लोगों ने, और इसके साथ एक और मूवी का नाम जोड़ना चाहूंगा, कार्तिकेय 2, ठीक है। इन सब का जो क्या बोलते हैं कनेक्शन है गॉड्स के साथ से, ठीक है, गॉड्स के हिसाब से कनेक्शन जो दिखा रहा है, इससे क्या होता है ना कि एक एडवेंचर मूवी बनता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप ना एडवेंचर मूवी खोजोगे नहीं मिलेगा। हम लोग का बचपन में इंडियाना जोन्स, भाई जैकी चैन का कितने सारे मूवीज जो ट्रेजर वाली मूवीज होती थी, जर्नी टू द वेस्ट, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस तरह की मूवीज ना अभी विलुप्त बोलेंगे, खत्म हो गया है, इस तरह के नहीं आ रहे हैं। और ये चीज ना यहाँ से एक्सप्लोर करके उठाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट तो गिनाते जा रहे हैं इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि एक टाइम आने के बाद से लोग ना इसको भी थोड़ा क्या बोल देंगे, बोर होने लगेंगे इस सब चीज़ों से, और शायद ये उतना इफेक्टिव ना रहे, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इसका प्लस पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ना बहुत गंदा है। और वो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक दिखा होगा एक वीडियो में, जैसे एक रहता है कि लड़की बोलती है कि राम से अच्छा तो रावण था, जो अपनी बहन का क्या बोलते हैं नाक कटने का बदला लेने के लिए वैसा किया था, राइट। वो ये दिखाना चाहती है कि रावण का रील था शायद, हाँ टिकटॉक मीम्स हर सोशल मीडिया ऐसे करके था। बट जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर देखा हुआ भी है, उसको पता है कि रावण इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसकी बहन का वो डिसरेस्पेक्ट किया था, वो गया था अपने लिए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन ये जो टिकटॉक रील ये सब वायरल हुआ, तो तुम समझ रहे हो ना वायरल से कितने लोग मैनिपुलेट हो चुके हैं कि भाई रावण के लिए रेस्पेक्ट, भाई रावण कितना बड़ा ये है, ठीक है। देखो रावण का अपना प्लस पॉइंट है, एंड उस चीज के लिए उसका रेस्पेक्ट भी है कि भाई वो ज्ञानी पंडित जो है, ठीक है। उस पे तो पूरा एक गाना भी आ गया था ना, दशानन मेरा राम नाम है, रावण हूँ मैं, रावण हूँ मैं। मतलब रावण से भी लोग अब मतलब ये कर रहे हैं कि नहीं मैं रावण, ऐसा है, फैसिनेट हो गया, आइडियलाइज करने लग गए उसके बाद, उसी वीडियो के बाद। यही बात बिट्टू भाई बोल रहे हैं बेसिकली, यही चीज कहना चाह रहे हैं ना कि जो गलत चीज को आप ये करें, इट्स लाइक कि तुम ना मुझे मैनिपुलेट करते रहो किसी टेररिस्ट से सिंपैथाइज करने के लिए, भाई उसका बैक स्टोरी दर्द भरा था इसलिए वो बना, वैसा टाइप का। बट गलत को गलत बोलना, ये चीज हम लोगों को इन्हीं कहानियों से पता चला, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए मैं तो इन सब चीज को लेके पॉजिटिव रहता हूं, लेकिन जो नेगेटिव वाला एस्पेक्ट उसको मैंने लास्ट में इसीलिए पॉइंट आउट किया। और इसी पर मैं चाहूंगा ना कि इस पे अपना ऑडियंस लोग भी बताए कि उनको कैसा लगता है, उनको क्या लगता है कि वो लोग किस तरह इससे रिलेट करते हैं, या फिर उनका क्या मानना है इस चीज के ऊपर कि ऐसी मूवीज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, और इनसे क्या प्लस नेगेटिव है वगैरह इस सब के ऊपर। और इस पे पता है मैं एक चीज मानता हूँ कि अभी करेंटली इंडिया का सोसाइटी का जो सिचुएशन है, उसे आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का पोस्ट मॉडर्न कल्चरल रिवाइवलिज्म वाला फेज है अभी इंडियन सोसाइटी का।
बॉलीवुड ये देख चुकी है भाई कि इंडिया का जो मेजर ऑडियंस बेस है 18 से लेके 30 वाला, वो अब बॉलीवुड का साइड ले नहीं रहे, वो शिफ्ट हो रहे साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री की तरफ, उनके प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये जो कल्चरल रिवाइवलिज्म वाला जो अभी एरा चल रहा है, वो जिस तरह से जड़ फैलाते जा रहा है अभी के इंडियन सोसाइटी में, वो सोचे भाई हमें उसे कैपिटलाइज करना चाहिए। तो क्या ऐसा सिनेरियो सच में हमें देखने को मिल रहा है? मैं इस पे ऑडियंस की राय जानना चाहूंगा। ठीक है, इस पे हमें अपना ओपिनियन रखने से अच्छा है ऑडियंस का बात सुना जाए, क्योंकि एट द एंड वही वो मास है जिसे मूवी इंडस्ट्री से लेके क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर सभी टारगेट करते हैं। क्योंकि जो पावर है वो आप लोग के पास है। तो इस पे आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या सच में बॉलीवुड इस कल्चरल रिवाइवलिज्म को टारगेट कर रहा है, कैपिटलाइज कर रहा है, या फिर वो सच में ऐसा इंटेंशन रखते हैं इस तरह की मूवीज डिलीवर करने का। डिलीवर करने से याद आया कि कुछ भी डिलीवर करेंगे भाई तो मार्केटिंग जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आप कभी बता नहीं सकते। आपने मूवी बना दी, बतानी भी तो जरूरी है, लेकिन किस तरह से बताई जा रही है उस पे मैं जानना चाहूंगा अशरफ से, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पे ना एटलीस्ट ग्रिप है भाई बंदे। नहीं, इस पे पता अरे भाई मार्केटिंग में तो अशरफ भाई का गजब ग्रिप है। मैं मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, तो अशरफ पहले होम शॉप 18 पे वो तेजी से बोलता है ना, ये लीजिए 10,000 की जीन्स आपके पास, ये अरे भाई तो मार्केटिंग एक्सपर्ट अशरफ जी, आप बताइए। सेल दिस पेन टू मी। नहीं, एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा भाई, मतलब थोड़ा नॉलेज होल्ड करता हूँ, इतना ही बोलूंगा। एक्सपर्ट मतलब वो लोग होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, मैं क्वालिफाइड नहीं है भाई। खैर हाँ, मेरा पॉइंट जो है ना भाई आदिपुरुष से रिलेटेड, मैं मतलब बाकी सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग बोल चुके हो ऑलरेडी। मैं जाऊँगा सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और पीआर को लेकर कि कैसे मूवी की मार्केटिंग शुरुआत से, मतलब थ्रू आउट द टीजर, फर्स्ट टीजर जो आया था तब से लेकर अभी तक जो चल रहा है उसका, वो कैसा रहा है और किस वे में रहा है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं टीजर पे। ठीक है, जब पहली टीजर आई थी तो वो बहुत ही गंदी थी, और मतलब एक होता है ना कि लोगों ने बहुत उसका मीम बनाया था, बहुत ज़्यादा, है ना। बात उसमें भी मतलब होता है, हम लोग उससे आगे आते हैं। बात पता है कहाँ से मतलब टूटनी स्टार्ट हुई, जब ओम रावत सर का स्टेटमेंट आया था कि ये मूवी जो है छोटी स्क्रीन के लिए है ही नहीं, मोबाइल के लिए है ही नहीं, ये है बड़े पर्दे के लिए। तो आपको ये ट्रेलर मोबाइल में अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये ट्रेलर अच्छा लगेगा 3D स्क्रीन पे, IMAX में, आईनॉक्स में, तो आप वहाँ देखिए। तो एक मतलब ऑडियंस यहाँ पे सबसे पहले होता ना कि भाई हंसी मजाक उड़ाने लग गई। सॉरी टू इंटरप्ट बीच में। और जब ये आया था तो बहुत सारे वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स इस बात को ट्वीट कर रहे थे कि मैंने 3D में देखा है आदिपुरुष को और बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। क्या ही बात है भाई, बोला ना, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है, मार्केटिंग का तरीका। मैं उसी में आगे आता हूँ। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि दे इंटेंशनली मेड दैट ट्रेलर, जो फर्स्ट ट्रेलर था उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने जानबूझकर मतलब उतना खराब बनाया था ताकि उसकी मार्केटिंग हो इन अ बैड वे। और मार्केटिंग फील्ड में क्या होता है भाई, देयर इज नो गुड मार्केटिंग एंड बैड मार्केटिंग। ओके, वहाँ बस एक चीज होता है मार्केटिंग, चाहे वो जैसे भी हो। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जितना इस मूवी का नाम और जितना मीम और जितना भी कल्चरल इम्पैक्ट आया है फर्स्ट टीजर के बाद से, दिव्यांशु भाई, बिट्टू भाई, प्रशांत भाई, अभी बताना कि आप बताओ क्या आप 1000 करोड़ खर्चा करने के बाद भी इस लेवल की मार्केटिंग कर पाओगे? नहीं, बहुत ज्यादा तगड़ा मार्केटिंग हुआ है, लेकिन जितने इसके पोस्ट शेयर हुए, जितने इस पे मीम बने, नहीं हो पाता भाई। इवन तुम कोई एनिमे को पकड़ो या कोई हॉलीवुड की मूवी पकड़ो, जैसे वेब सीरीज आई थी वेडनेसडे, कितना कल्चरल इम्पैक्ट डाली थी भाई, मीम बहुत शेयर हुए थे उसके। लेकिन इंडिया में उससे भी ज़्यादा इसका हुआ, मतलब कह सकते हो भाई मीम बने उसका, भले ही निगेटिव वे में हुआ लेकिन हुआ। तो अगर आप उसका मार्केटिंग में देखिए, आप अगर उसका कॉस्ट आप देखिए 1000 करोड़ से ऊपर चला जाता है भाई साहब। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा करा कि भाई ये चीज़ मेरा होता ना कि फ्री मार्केटिंग में जाए और हम लोग बाद में बोलेंगे भैया हमसे गलती हुई है, हम आगे अच्छा करके लाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि उन्होंने जो मतलब फर्स्ट डे जो रावण का लुक दिखाया था, सबने देखा था भाई रावण का फंकी लुक, है ना। तो वो भी उसका जो मतलब क्या कहते हैं मॉडिफाई जो किया गया है, वो मॉडिफाइड लुक हम लोग को अभी तक दिखा नहीं है। देखो सेकंड ट्रेलर भी आया है, तो सेकंड ट्रेलर में हम लोगों ने देखा भाई उनका जो कौन सा लुक था, सेकंड ट्रेलर में तो रावण ही गायब था। नहीं, उनका भिक्षा वाला कौन सा लुक कहते हैं, ऋषि मुनि का जो लुक था उनका, हमको बस उतना ही दिखाया गया। इवन थर्ड ट्रेलर जो आया फाइनल ट्रेलर, उसमें भी ऋषि मुनि ही दिखाया गया है। रावण जो मतलब फर्स्ट टीजर में दिखाया गया था जो जिस टाइप का, वो रावण या फिर दशहरा वाला जो था 10 मुख वाला रावण हम लोग को नहीं दिखा दोबारा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ सही नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसे दिखाएंगे तो ऑडियंस क्या बोलेगी भाई कि अभी तक कुछ सही हुआ ही नहीं है ना। इसके आगे पॉइंट इसे मतलब मैं लुक में ही आता हूँ। जैसे प्रशांत भाई ने अभी डिस्क्रिप्शन में बताया था ना कि भाई लंका जो था वो
ब्लैक एंड व्हाइट तो था ही नहीं सबसे पहली बात। और वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, ट्रेलर में तो ब्लैक एंड ब्लैक है सबसे पहली बात। खैर, तो इसमें ना मतलब आप देखोगे भाई, आपको महल कहीं पे दिख नहीं रहा। या फिर एक सेकंड भाई, YouTube यार, यहाँ हम लोग ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई? भाई नहीं, आगे नहीं जाएंगे हम। प्लीज हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लीजिए। ये कलर ठीक CULO आ रहा। ये लंका से याद आया, ये लंका का किसी एक रावण छोड़ के किसी और कैरेक्टर को दिखाया भी गया। उसी पे आ रहा हूँ बिट्टू भाई। तो लंका की जहाँ तक बात है भाई, लंका का महल जो था वो चीज़ लिटरल गायब है। टीजर, ट्रेलर, फाइनल ट्रेलर कहीं पे भी नहीं दिखाया गया। एक महल जो दिखाया जाता है, जैसे कि हमने देखा था बाहुबली में टीजर या फिर ट्रेलर में दिखाता भाई कि हाँ महिष्मती का बिल्डिंग जो महल है वो इस टाइप का दिखता है। उस टाइप का लुक हम लोग को दिखा नहीं है अभी तक। और दूसरी बात, जो भी हम लोगों ने साइड से सीन देखा है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है या फिर ब्लैक एंड ब्लैक ही है, ठीक है। उसके आगे मेरा पॉइंट ये है कि उन लोगों ने रिक्रिएट करा क्लासिकल भक्ति सॉन्ग को। हाँ, ठीक है। क्यों करा? क्योंकि उससे जो है ओल्ड जनरेशन, आपके पापा, हमारे पापा, सबके पापा जो हैं या फिर दादाजी जो हैं, है कि नहीं, उन सब उस सॉन्ग को सुन के मतलब बड़े हुए हैं और हम लोग भी अपना बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, राइट। तो वो सॉन्ग जो है ना कहीं एक होता है ना कि दिमाग में बैठा देती है भाई कि अरे भाई इस पे मूवी आ रही है क्या, समझ रहे ना पॉइंट भाई। तो एक वो हुआ, और उन्होंने सेकंड ट्रेलर में जो मतलब मेजर की पॉइंट जो रखा था वो क्लासिकल सॉन्ग ही रखा था भाई। इवन इस ट्रेलर की स्टार्टिंग ये हुई थी भाई मंगल मुहूर्त वाले सॉन्ग से, अगर याद होगा तो। और पता है भाई, इस चीज में बोलना चाहूंगा, पुराने टाइम पे सिर्फ हमारे पापा या दिव्यांशु के पापा ही नहीं, ठीक है, बंटी भी रामायण का बहुत बड़ा फैन था भाई। बंटी कौन? सैक्रेड गेम्स का। तो बंटी भाव अब जहाँ भी है भाव वापस आए हैं। मेरा अगला पॉइंट रहेगा भाई मनोज मुंतशिर का स्टेटमेंट, जो अभी प्रशांत मैंने बताया था। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं उसमें इतना ही बोलूंगा भाई कि इन लोग का न्यूज़ चैनल पे आना, ठीक है, मैं इस बात पे बात करूंगा। जैसे कि भाई मूवी बनती है, अभी आदिपुरुष से पहले जो मूवी आई है उनको आपने क्या न्यूज़ चैनल पे देखा है? नहीं देखा है। नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो डिबेटेबल चीज़ है ही नहीं। ये डिबेटेबल चीज़ क्यों है? नहीं, कंट्रोवर्सी वर्ड नहीं बोलूंगा भाई, कंट्रोवर्सी तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। मैं इसको भाई क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूंगा, मैं डिबेटेबल बोलूंगा, क्योंकि न्यूज़ में जो है डिबेट होता है भाई पे, है कि नहीं। और रही बात डिबेट से, मेरा जो पॉइंट था भाई कि मनोज मुंतशिर का डिबेट में आना कहीं ना कहीं अपनी मूवी को प्रमोट करना था। और उस डिबेट में उन्होंने क्या करा था, अब एक पुरानी क्लासिकल रामायण सीरीज को उन्होंने मतलब डिबेट में एक क्वेश्चनेबल पॉइंट पर डाला था, है ना, जिसमें प्रशांत भाई ने डाला। क्या सही है क्या गलत है, ऑफ कोर्स यू गाइस बेटर नो। लेकिन मेरा पॉइंट था भाई न्यूज़ चैनल को लेकर भाई कि इन लोगों ने न्यूज़ चैनल पर आके क्या करा, एक्चुअली उन्होंने मार्केटिंग ही करी उस वहाँ पे भी आकर, है ना। आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन, ट्रेलर, रिव्यू, ये सब जो देख रहे हैं ना भाई, ये सब ये मत समझना भाई कि जिसको घूस बम्प आ रहे हैं वो सच में घूस बम्प आ रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज नंबर, कम एटलीस्ट 6 डिजिट नंबर जिनको मिल रहे हैं, और वो लोग जो है इस चीज़ में घूस बम्प दिखा रहे हैं भाई कि ओ माय गॉड, रावण का लुक देखकर मुझे घूस बम्प आ गया, राम का डायलॉग सुन के मुझे घूस बम्प आ गया। लुक ही नहीं दिखाया। अरे उनको दिख गया भाई, मुझे घूस बम्प्स आ गया था ये सोच के कि ये रामायण के किस आइटरेशन पे बन रहा है भाई। भाई मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अपन लोग ना कई सारी चीजों के ऊपर इस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लोग अभी तक रामायण महाभारत पे ही हैं, ठीक है, बनाए, लेकिन इस तरह ना बनाए जैसे बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बेहतर बनाए और देखने लायक बनाए। बट कहानी जो है ना इसमें, जैसे कल्कि वाला और कली वाला दिया हुआ है वर्णन कि 10वां अवतार जो होगा विष्णु जी का, ऐसे तो वहां पर ना ये लोग मस्त क्रिएटिव फ्रीडम लेके बना सकते हैं, मस्त। जैसे पता है, मैं बिट्टू भाई का बात समझ रहा हूँ, बिट्टू का। हाँ। आमिश का जो फिक्शनल यूनिवर्स है भाई, शिवा ट्राइलॉजी और रामचंद्र ट्राइलॉजी, आमिश, राइट, हाँ, आमिश त्रिपाठी जो है, उनका लिखने का तरीका ये है कि मैं माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स रखूंगा बट उसको फिक्शनल स्टोरी के साथ यूज करूंगा, और वो कहीं पे भी आज तक क्रिटिसाइज नहीं हुए हैं भाई। अगर उल्टा तारीफ हुआ है। उल्टा तारीफ होता है। एंड वो एक ऐसे बंदे जो आते ही 6 मिलियन से ऊपर कॉपीज बिक रहा है उनका मार्केट में, और जो भी रीडर कम्युनिटी से नहीं है, आप लोग ऑडियंस में बता दूं कि अगर 1 लाख कॉपी भी किसी बुक की बिक जाए ना, तो सच में एक बेस्ट सेलर माना जाता है। बेस्ट सेलर मानती है कि पूरे नेशन में सिर्फ 1 लाख भी बिक जाए तो, क्योंकि बुक बिकना बहुत बड़ा बात होता है, और उनका मिलियंस में बिक रहा है बिना किसी कंट्रोवर्सी के, जबकि वो बंदा भी माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स यूज कर रहा है अपने फिक्शनल स्टोरीज में, ठीक है। तो अच्छे वे में विथ रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट भी करना, फिक्शनलाइज भी करना और एलिमेंट्स को यूज भी करना,
तो वहाँ से इंस्पिरेशन लिया जा सकता है, वहाँ से एटलीस्ट सीख लिया जा सकता है कि मैं कैसे दोनों एलिमेंट्स को एसिमिलेट कर सकूं एक जगह पे, है कि ना बिट्टू? यही तुम्हारा पॉइंट है ना भाई? हाँ, मेरा यही पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये हो जाता है ना, जैसे आपने कहा ना कि आपके पास एक पॉइंट था कि आप बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर दिया हुआ ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है, लेकिन आगे जो दिखाने का, जैसे हम कल्कि और कली वाला इसलिए दिए क्योंकि वो अभी एक असुर में भी उसका जिक्र हुआ था, तो कई लोगों को उसके बारे में पता चल गया जिनको नहीं भी पता था, ठीक है। नहीं तो हम जैसे मेरा छोटा भाई जैसा है राज, उसके साथ डिस्कस कर रहे थे, जैसे ब्रह्मास्त्र आया था, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र हम लोग जब पहले नाम सुने थे तो ब्रह्मास्त्र जो सही वर्णन है उससे ये किए थे, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ऐसा और कितना सारा वेपन हो सकता है, ठीक है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना कि जैसे तुम इस वेपन को समन करते हो तो भैया धरती कांप जाती है, आकाश फटने लगता है, इस तरह कर का, ठीक है। ये सारे रिप्रेजेंटेशन हम लोग सुपर हीरोज या फिर किसी एनिमे देखे हुए हैं, ठीक है, तो वो कितना कूल लगता है। तो एक विजुअल एस्पेक्ट भी ना इस तरह की मूवीज हम लोग को दे सकती है, जो कि बहुत कमाल का सकती है, जो कि इंडिया की तरफ से ना हम बोल एक नया टेक हो सकता है, क्योंकि फॉरेन वाला वो ग्रीक माइथोलॉजी ये सब दिखा के वो लोग अब खत्म हो चुका है, अब वो लोग उसके ऊपर फिर से ये नहीं करने जाएगा कैपिटलाइज। अभी जैसे सुपर हीरोज में भी अभी लोग गॉड को ला रहे हैं ना धीरे धीरे, क्योंकि अब उसी को रिसाइकल करके फिर वो दिखाएगा, लेकिन इंडिया के पास ना ऐसा बहुत अपर हैंड है, हमको ऐसा लगता है। तो इसीलिए नहीं, इस पे एक पॉइंट मेरा है भाई, अभी प्रशांत वर्मा नाम सुने होंगे भाई तुम लोग, हाँ, उन लोग अपना खुद का यूनिवर्स ला रहे हैं भाई, हनुमान वाला, तो वो अच्छा टेक है भाई कि मतलब बस उन लोगों ने क्या करा, माइथोलॉजी से उन्होंने बस कैरेक्टर या फिर उनके एस्पेक्ट को उठाया, कॉन्सेप्ट उठाया हाँ, और जो हमारा जो मॉडर्न क्या कहते हैं स्टोरी है उससे कनेक्ट करते हुए उन्होंने दिखाया। जस्ट लाइक किसी गॉड का वेपन हो गया है ना, किसी का कोई पावर हो गया, मैजिकल मतलब पावर हो गया, इस टाइप से बीच से हनुमान जी का इसको एक तरह से ये, क्योंकि ये चीज हम लोग भी जानते हैं कि हनुमान जी इतने पावरफुल है कि उनको यूनिवर्स पे फिट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके एक पावर के अंश को फिट करना और उसको किसी कैरेक्टर को देके ये दिखाना कि ये भक्त या फिर ये कैरेक्टर कैसे सच्चाई की रक्षा कर रहा है, ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज बहुत सही है। इस पे दिव्यांशु का मैं टेक जानना चाहूंगा कि भाई जिस तरह से जापान अगर अपना कल्चर से दुनिया को पागल कर देना अगर किसी से सीखना है भाई तो जापान से सीखना है। तो जिस तरह जापान ने अपने माइथोलॉजी से कुछ कॉन्सेप्ट को उठाया, जैसे उनके जो गॉड गॉडेसेस है इज़ानागी, इज़ानामी, अमातेरासु, उसको वो क्या किए कैरेक्टर्स में उतार दिए कि ये एक मूव यूज कर रहा है भाई, कौन सा जुत्सु है इज़ानागी। तो क्या ये इंडिया कर सकता है? और क्या लगता है भाई अगर इंडिया वैसा कुछ करे कि वो अपने माइथोलॉजिकल कुछ एलिमेंट को उठा के कैरेक्टर्स में मिला के अगर वो दिखाना स्टार्ट करे, क्या लगता है भाई कौन कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा जो तुम्हें कूल लगेगा, मतलब जो तुम देखना चाहोगे भाई अगर ये ऑन स्क्रीन दिख जाए किसी तरह का पावर सोर्स या किसी तरह का मूव या फाइटिंग स्टाइल को लेके, तो कौन सा चाहोगे भाई? तो मेरा पर्सनली इसमें ऐसा मानना है कि ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्योंकि जैसा बिट्टू भाई ने बोला हमारे पास इतना ज़्यादा हिस्ट्री है कि हम लोग किसी भी चीज़ को उठा के उसका एक पावर अंश डाल सकते हैं और बन जाएगा। इस टेक में सबसे अच्छी बात यह है ना कि लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप तो अपना बना रहे हो। जैसे मान के चलो मैं एक मूवी बना रहा हूँ, उसमें मैं हीरो हूँ, मैं किसी एक्सकैवेशन पे गया, ठीक है, वहाँ मुझे कुछ एक बाली मिल गया, कुछ बाला जैसा मिल गया, मैंने उसको पहना एंड सडनली आई गॉट द पावर। उसमें कुछ ऐसा पावर था, उसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ मान के चलो किसी एक गॉड से कि उनके पास था ये, उनका ऐसा पावर था इसमें, एंड नाउ मैं पावरफुल बन गया हूँ। नाउ द पॉइंट इज मैं इससे रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास एक और था जो कि विलन के हाथ लग सकता है। नाउ अब ये दोनों के बीच टक्कर होगा और एक बहुत ही अमेजिंग सीन हमको मिलने मिलेगा। यहाँ पे कोई मतलब नेगेटिव भी नहीं बोल सकता, क्या नेगेटिव बोलेगा इसके बारे में? इट्स जस्ट लाइक आप तो बहुत ही एक अच्छे से उस चीज़ को लेके अपने वर्ल्ड में उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, सब आपस में लड़ेंगे, हीरो विलन, और एक अच्छा एक बनेगा कि कैसे एक पाप की तरफ जा रहा है, एक पुण्य की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र इस चीज़ को कर सकता था, लेकिन वो लोग मिस कर गए इस चीज़ को, जैसे नाम अस्त्र वगैरह का डाला, वो लोग मिस कर गए इस चीज़ को। और इस पे पता है भाई दिव्यांशु, मुझे एक चीज का काफी अजीब लगता है कि मैं आप लोग ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि जो चीज करने में हम लोग पीछे हो जा रहे हैं, हम लोग इंडियंस, वो उस चीज में भी जापान ससुराबाजी मार आगे है। यस, बहुत आगे। ठीक है, एक मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, उनका एक एनीमे है फेट एपोक्रिफा। ठीक है, फेट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वहां पे एक होली ग्रेल वॉर होता है जहाँ पे जादूगर लोग अपने चैंपियंस को उतारते हैं लड़ने के लिए।
तो फेट एपोक्रिफा में 2 फैक्शन है, रेड का और ब्लू का। तो जो रेड वाला फैक्शन है वो अपना एक वॉरियर चुनता है जिसे बहुत टाइम तक वो डिस्क्लोज नहीं करते एनीमे में कि ये कौन है, लेकिन ये इतना ओवर पावर्ड क्यों है, सबका ये क्वेश्चन रहता है। उसका नाम रहता है लांसर ऑफ द रेड, यानी वो भाले से लड़ने वाला वॉरियर रहता है, लांसर। जब बाद में रिवील होता है ना ये इतना ओपी क्यों है, वो पता चलता है कि वो कर्ण है एक्चुअली। देखो वो एक्चुअली महाभारत के कर्ण को वहां सम्मान कर दिया रहता है। ये चीज मैंने 2020 की बात है, किसकी बात हुई है? हाँ ये मैंने ही बताया। यस यस याद है मुझे, याद है। में गाइस आप लोग जो सुन रहे हैं ना ऑडियंस में, जापानीज एनीमे में वो कर्ण को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमसे बेटर यूज कर रहे हैं। और बाकायदा वो इतना ओवर पावर्ड कैरेक्टर है ना वो उस एनीमे में कि उसका जो मेन कैरेक्टर है सीज, उसको 2-3 गॉड्स का पावर, एक एंटी डिवाइन पावर और 2 नोबेल फैंटाज्म लेके आता है वो बंदा, तब भी जाके वो कर्ण के जो मतलब उसका जो डिफेंस रहता है ना उसको भेद नहीं पाता। अनडिफिटेबल दिखा गया उनको भाई, वो हार्ड वाला। कर्ण कुछ नहीं करता, पता उसके उतने कंबाइंड अटैक में भी कर्ण बस अपना भाला जो है वो रखता है और चुपचाप बैठ जाता है कि तू अभी भी तोड़ दे बाबू, मैं मान लूंगा। इसमें भी और इसमें भी जो स्पॉइलर हो जाएगा ना, वो जो कर्ण कैसे हारता है, हाँ वो स्पॉइलर है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप देखिए सनबर्ड बताया। हाँ वो उनका बेटा था। तो आप लोग सोचिए कि जापानीज कल्चर हमारे कैरेक्टर को इतने बेटर वे में यूज कर रहा है और वो दिखा भी रहा है, और वो ओवर पावर्ड ही दिखा रहे हैं। उसके लिए ना बकायदा प्लॉट आर्मर दिया गया था कर्ण को बस एलिमिनेट करने के लिए। वो भी हारा नहीं था। कर्ण उसमें भी कहता है कि मैं आज तक किसी को अपना राइवल नहीं मानता, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं किसी को उस काबिल नहीं मानता कि तुम लोग मेरे राइवल कहला सको। सिर्फ एक ही बंदा मेरे लाइफ में था, वहां पे वो अर्जुन का रेफरेंस दे रहा होता है कि मेरे लाइफ में बस एक ही बंदा था जिसको मैं अपना राइवल मानता हूँ, तुम लोग का औकात भी नहीं है उतना मेरे राइवल कहलाने लायक का। तो उसे बस उस शो से हटाया जा सके उसके लिए बहुत तगड़ा प्लॉट आर्मर देना पड़ता है उन्हें, उनके खुद के मेन कैरेक्टर को। एक बार प्लॉट आर्मर एक्सप्लेन कर दो जो लोग प्लॉट आर्मर नहीं समझ रहे हैं। इन केस प्लॉट आर्मर अगर आप लोग में से जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, प्लॉट आर्मर का मतलब होता है कि जब भी मेन कैरेक्टर किसी ऐसे सिचुएशन में जो कि पूरा सोली उसके अगेंस्ट में हो, हर एक फैक्टर हर एक एस्पेक्ट अगर उसके अगेंस्ट में, बट फिर भी एनी हाउ वो कैरेक्टर ओवरकम कर जा रहा है, बस वही होता है प्लॉट आर्मर, यानी प्लॉट उसको बचा रहा है। एग्जांपल के तौर पे कि हाँ ठीक है आप बता दो। हाँ वकांडा फॉरएवर मूवी याद है सबको? अरे उसमें क्या कहते हैं, शूरी का जीत जा रहा, वो एक प्लॉट आर्मर ही था। वो मतलब वो बाय पावर नहीं आ रही थी सूरी उसको, वो बाय प्लॉट आर्मर आ रही थी उसको। तो मैं ऐसे ही जेनरिक एग्जांपल दे रहा था, लाइक सपोज कि मैं किसी सीरीज का हीरो हूँ और मैं घिर चुका हूँ, सब बंदूक लेके मेरे को तान चुके हैं, अब मेरा बचना नामुमकिन है, तभी मेरे को जमीन के अंदर से मिल गया एक बंदूका। जीत गया। जैसे रॉकी भाई को कोयले के ढेर में एक हथौड़ा मिल गया प्लॉटर पोज के लिए था, वो एकदम मस्त स्ट्राइक के लिए। यार हम लोग एक चीज पे ऑलमोस्ट 50 मिनट बात कर चुके हैं। मैं एक न्यूज अभी आया हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले, न्यू रामायण मूवी बन रही है एक और, मतलब एक और, जिसकी एक अलग कास्टिंग है। रणवीर कपूर एज राम, आलिया भट्ट कंसिडर की जा रही है एज सीता, एंड यश को एज रावण कंसिडर किया जा रहा है, और उनको डायरेक्ट करने वाले हैं क्या नाम था? नितेश तिवारी। तो उसको लेकर क्या टेक है आप लोग का, कि मतलब एक और रामायण, और क्या एक्सपेक्टेशन है उस मतलब मूवी से आप लोग का? ओके तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरे को रणबीर कपूर एज श्री राम मेरे को ओके है। रीजन बीइंग उसका थोड़ा मतलब वो देखने में भी थोड़ा है, और वो मेरे को लगता है वो पुल ऑफ कर सकता है उस तरह का चीज़ को। ऐसे बाय द वे मैं बता दूं, मैं रणबीर कपूर का फ़ैन नहीं हूँ, मैं बहुत ही उनको एक एवरेज एक्टर मानता हूँ, बट ही इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट एक्टर, तो मेरे को वो सही लग रहा है। आलिया भट्ट का सीता माँ के रोल में आई एम नॉट श्योर ऑडियंस उसको कैसे लेगी, बट आई एम ओके विद दैट। बट द मोस्ट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज यश अगर सचमुच एज रावण आ रहे हैं तो उसके लिए मैं पक्की एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। बट देन अगेन पॉइंट यही बनता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या आदि पुरुष जैसा ही ये लोग भी अपना टेक लेके ऑडियंस ग्रैब के लिए इधर उधर की चीज़ें बताएंगे, सब कुछ अलग दिखाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर एक ऑथेंटिक प्रॉपर अगर अडेप्टेशन करते हैं या फिर अपना ही एक टेक लेते हैं बता के,
तो आई थिंक मतलब अच्छा हो सकता है मेरे को, मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ को लेके ओवरऑल। पर पता है भाई, सवाल आता है क्या यश अपने दाढ़ी के साथ आएगा? सवाल ये भी आता है, सवाल तो आता है। मे आई कम इन? अरे भाई 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 भाई, लेकिन पता है अगर यश का भाई फेस लुक देखो भाई तो रावण के लिए सही लगेगा, लेकिन भाई एक्टिंग मतलब मैं ये नहीं बोला कि यश खराब एक्टर है, लेकिन भाई एक्टिंग आई प्रेफर राणा दग्गुबाती ओवर क्या कहते हैं यश। अच्छा, आई थिंक जो यश का मतलब ये आंखों से ये वाला होता है ना कि उसका प्रेजेंस का लुक वाइज जो रावण का डेविलनेस का वो चीज़ वो दिखा सकता है, मतलब वो चीज़ मतलब हमको पता नहीं क्यों जो रावण का जैसे आंख होना चाहिए ना वो हमको लगता है कि यश उसका उस तरह का है और वो ये उसको पुल आउट कर सकता है इस हाँ, से। और यश का एक और चीज है कि उनका एक तो कर्नाटका में लाइक क्रेजी फैंस है, क्रेजी फैंस है। मैं बैंगलोर में मैं 2 साल रह चुका हूँ कर्नाटका में भाई। अच्छा, मैं तो बैंगलोर में हूँ, मेरे को पता है क्रेजी फैंस है। था भाई। और जिस तरह का उनका केजीएफ के लिए नॉर्थ में भी जितना एक्साइटमेंट था, तो ही इज अ वेरी वेरी बिग स्टार। तो अगर उनका नाम प्रोजेक्ट से जुड़ जाता है ना तो ऑलरेडी समझो कि मार्केटिंग का बहुत सारा पैसा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका नाम से ही बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो जाएगा, ना सिर्फ नॉर्थ में बल्कि साउथ में। तो आई थिंक क्या जो कास्टिंग जहां तक आप लोग बता रहे हो वो ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स इन द एंड कि कैसा सीन बनता है, ये लोग कैसे बनाते हैं, क्या अडेप्टेशन है, क्या ये लोग अपना टेक ले रहे हैं। कि यश अगर अपने ओरिजिनल वॉइस में जो एक्ट करेगा वो तो ऑब्वियस सा बात है भाई, वो सीन के टोन को देखते हुए करेगा। क्या ऐसा कभी फील हुआ है भाई कि डबिंग में बहुत बार चेंज हो जाता है? लाइक हो सकता है कि आदि पुरुष में भी प्रभास अपने रोल के हिसाब से वो ठीक कर रहा हो, बट डबिंग में सारा कुछ लगता है फ्लैट चला जा रहा है, मतलब वो इमोशन को कॉपी नहीं कर पा रहे हो। भाई इसका बेस्ट हमको जो लगता है ना वो हमको अल्लू अर्जुन वाला लगता है, ठीक है। हम इसे अल्लू अर्जुन का जितना मूवी था सब हिंदी डब देखे थे, ठीक है। एक डेंजरस खिलाड़ी वाला एक था, एक उसमें एक सीन रहता है जिसमें वो लड़की को बचाते गुंडालों को मारता पूरा बहुत, और वहाँ पे डायलॉग बाजी होता है, ठीक है। और हम जब फर्स्ट टाइम अल्लू अर्जुन का रियल वॉइस सुने थे और उस सीन में भाई जो डबिंग किया था ना वो ज्यादा जबरदस्त था, एनर्जी डाउन डाल दिया था ना। सन ऑफ सत्यमूर्ति की बात कर रहे हो आप? सन ऑफ सत्यमूर्ति नहीं, हम डेंजरस खिलाड़ी, हमको याद है भाई वो सीन, डेंजरस खिलाड़ी 2 था शायद तक, वो कोई लड़की को बचाता है वहां पे और फिर उसको बोलता है कि ये तो तुम्हारे ही साथ है ना, इसको हम मारेंगे, ऐसे टाइप का कोई सीन था, ठीक है। मतलब पॉइंट ये नहीं है, उसके बाद हम कई सारे में नोटिस किए, तब मेरे को लगा कि मेरे को ऑकवर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को डबिंग का आदत हो गया और डबिंग वालों के पास वो चांस रहता है कि उसको और एलिवेट कर सके, इम्प्रोवाइज कर सके, हाँ अपने वे में। हाँ। और अल्लू अर्जुन का क्या कि वो अपना नेचुरल वॉइस के साथ ही आएगा ना जो उसका है, उसके और उसकी ऑडियंस उसको वैसे ही देखते आई है। तो मेरे लिए शुरू में वो थोड़ा सा अटपटा हमको लगा था। और जैसे मेरे को ऐसा लगता है ना कि जितना भी प्रभास खुद का मूवी, आई थिंक साहो जितना भी अभी आया उन सब में वही खुद वॉइस ओवर किया है ना। मेरे को लगता है उसको वो नहीं करना चाहिए, उसके जगह किसी मतलब प्रोफेशनल कोई करना चाहिए, या फिर जैसे बाहुबली का में था भाई, कैरेक्टर का वॉइस बहुत मैटर करता है, ठीक है। और जब आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हो तो आपके अंदर ना वो फ्लुएंसी नहीं रहता है, हिंदी में इन्फ्लुएंस नहीं है वो। हाँ मतलब ऑब्वियस सा बात है भाई। वो चीज नहीं, वो दिखता है भाई, वो मतलब डबिंग में वो चीज दिख जाती है भाई। लेकिन हाँ, लेकिन यही चीज हम बोलेंगे आरआरआर में लगा था कि वो जो डबिंग किया लोग नहीं लगा था वहां पे, लगता है पर भाई। लेकिन भाई तो वहां पे ये भी देखो ना बाकी ऐसे सारा मोली करवा रहे हैं वो चीज, अपनी तो एक चीज से काम हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों कोई जो है उन दोनों की हिंदी अच्छी है लिटरली दोनों हिंदी वेरी वेल, क्योंकि उनका जो भुवन बाम के साथ कोलैब वीडियो आया था उसमें देखो वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे, दे वर वेरी फ्लुएंट। लेकिन क्या लगता है दिव्यांशु, क्या अगर आलिया भट्ट आती है तो जबरदस्ती उसका डबिंग करवा दो किसी और से, वरना वो शिवा क्या हुआ, शिवा कैसे, शिवा यहाँ पे वगैरह कि प्रभु आप कहाँ हैं, प्रभु आप भाई इस चीज के लिए देखे यहाँ पे हम एक चीज बोलना चाहिए, इस चीज के लिए ना हम आलिया भट्ट को दोष नहीं दे सकते, इस चीज के लिए जो डायलॉग लिखा है उसको दोष देना चाहिए। डायलॉग कौन से सही हो रहे हैं? अच्छा लिखे भाई ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मतलब डायलॉग एंड ये एक्टिंग, मैं प्रेफर करूंगा भाई एज सीधा साई पल्लवी को भाई। हाँ ये भी एक नंबर आया है भाई। मैं ना भाई मैं थोड़ा बायस्ड हूँ साई पल्लवी को लेकर, मतलब होता ना कि शी इज क्यूट इनफ,
है ना। और ऊपर से उनका होता है ना कि नॉन मेकअप फेस जो है, नेचुरल फेस है उनका। नेचुरल भाई। और भाई एक्चुअली मैं भी एक फेसबुक ग्रुप में देख रहा था कि वहाँ पे फैन कास्टिंग चल रही है कि कौन कौन साई पल्लवी को एज सीता देखना चाह रहा है। तो भाई वो चीज़ पे मैं एग्री करूंगा, और मैं भी चाहूंगा भाई कि साई पल्लवी को कास्ट किया जाए एज कम्पेयर टू आलिया भट्ट। साई पल्लवी को लेके मैं दिव्यांशु का टेक जानना चाहूंगा कर्नाटक वाले से। नहीं, साई पल्लवी के तो सभी लोग फैन हैं और उनका मतलब सब कुछ अच्छा है। उनका जो वो गाना भी था बड़ा अच्छा था उनके साथ, धनुष के साथ नहीं था, राउडी बेबी भाई डांस सच भी अच्छा है। तो मतलब नहीं, साई पल्लवी का अगर वो कास्ट होती हैं तो दैट इज रियली गुड। मतलब मैं उसको तो मैं भी थम्स अप बिल्कुल। तो नए रामायण को लेके बिट्टू भाई तुम्हारा क्या कहना है? मेरे को पहले एक बात कंफर्म करना है जो हम बहुत देरी से कंफर्म करना चाह रहे हैं। ये रामायण वही रामायण प्रोजेक्ट है जिसका ट्रायलॉजी 6 पार्ट में आने का बात चल रहा था, रूमर वही वाला है या ये नया है? 2 पार्ट रामायण रहेगा अभी तक जो बात चल रही है। भाई इसके साथ ये हो रहा है ना मामला कि रणबीर कपूर शायद से कंफर्म है, ये भी बात आ रहा है आलिया भट्ट को नीतीश तिवारी के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था और बस एक रूमर है कि वो मतलब अप्रोच कर रहे हैं यश को रावण के लिए, ठीक है, जिसका मेजरली अभी रिपोर्ट है कि दिवाली तक में ये अनाउंस करेंगे। नहीं तो ये शायद से हुआ था ना, हाँ ये शायद से वही वाला है या फिर ये अपना कुछ अलग प्लान रखे हैं, उस चीज को लेके अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, जब आदि पुरुष का जब अनाउंसमेंट हुआ था ना उसी समय रामायण का भी एक बहुत जोर शोर से हुआ था और उस वक्त भी रणबीर कपूर का ही नाम सामने आया था, लेकिन इतना समय तक कोई ऐसा खबर आया नहीं और अचानक से भी ये आया। नहीं हो सकता है कि वो ट्रायलॉजी हो, लेकिन अभी जो बात चल रही है भाई मतलब आर्टिकल्स में और ट्विटर पे, तो यहाँ पे अभी डुओलॉजी की ही बात हो रही है कि डुओलॉजी ही कंसीडर किया जा रहा है फिलहाल। 2 पार्ट में है तो ये लोग बहुत अच्छे से ये कर सकता है, बहुत अच्छा से एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि इसमें क्योंकि लोग रामायण बोला है तो मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि सीता माता जी का जो ओरिजिन साइड से नहीं दिखाएंगे, वो स्वयंवर वाले पार्ट से ही स्टार्ट कर देंगे और या फिर राम जी का ये से एक तरह से हम लोग के ऊपर भी ये बाइजनेस का इल्जाम लगाया जा सकता है कि हम लोग तो राम जी का बात कर लेते, सीता जी का बात कर लेते, रावण का बात कर लेते, लक्ष्मण जी पे कौन बात करेगा? अगर रणबीर कपूर राम जी है, बताओ भाई लक्ष्मण जी के लिए कौन, बजरंग बली के लिए कौन? बजरंग बली के लिए तो बहुत मुश्किल होगा सोचना, बट लक्ष्मण जी के लिए मैं सोचा था वो फोन भूत मूवी में नहीं है दूसरा एक्टर एक सिद्धार्थ चतुर्वेदी? नहीं दूसरा मेरी गली में गली ईशान खट्टर हाँ वो थोड़ा सा ईशान खट्टर शाहिद कपूर का जो छोटा भाई वही ना। हाँ ईशान खट्टर मैं वो सोच रहा था। एक सेकंड, वो जो सैराट का रीमेक में है वो। यस वो क्या बोल दिए भाई, वापस लो यार ये ना। बोल रहा था सब डिसएग्री करेगा। मैं ऐसे इमेजिन किया ना वापस उसको अंडू मारो। उसका चेहरा थोड़ा मासूम जैसा है, मतलब फेस मासूम है भाई, हम लोग जानते हैं लक्ष्मण जी का रोल जो भी करेगा वाला है। हाँ लक्ष्मण जी का रोल जो भी करेगा उस पे फ्यूरियसनेस जचना चाहिए। हाँ एक मिनट, इस वाले में कौन है वो प्यार का पंचनामा वाला 2 का जो एक्टर है वही है ना भाई? इस वाले में ना लक्ष्मण जी पे फोकस ही नहीं है पूरे ट्रेलर में। फोकस तो है, 3 ट्रेलर आ गए, उनका कोई ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंस नहीं, उन्हें साइड कैरेक्टर बना दिया गया है। बस एक डायलॉग था कि आपको मर्यादा भाभी माँ के प्राणों से ज्यादा प्यारा है। हाँ ये डायरेक्ट सेकंड ट्रेलर में था, दैट्स इट। फाइनल ट्रेलर में वो भी नहीं है मेरे ख्याल से। जबकि अगर जैसे ओम राउत जी का टेक है कि भाई मैं मॉडर्न जनरेशन को मॉडर्न वे में बताऊंगा, उसी मॉडर्न जनरेशन को मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति पूरे रामायण के कहानी में ऐसे थे जो कि जब मुंह खोलते थे तब भाई सैवेजनेस का अलग लेवल रहता था, ठीक है, तो वो लक्ष्मण जी रहे हैं, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने तू है कौन, हम हैं तो बात हमसे शुरू होगी और खत्म करने वाले भी हम होंगे, ठीक है। सिर्फ राम जी को परमिशन है और किसी को नहीं। बिल्कुल। अरे जो परशुराम जी को कह दिए थे कि आप किस धनुष के टूटने पे इतने गुस्सा हो रहे हैं मुनिवर, ऐसे ऐसे सैकड़ों धनुष हम अपने बचपन में तोड़ देते थे। अरे वो वाला सही में कड़क था, उसे बना भी था मीम ऐसे। बिल्कुल। तो भाई अभी भी वही डाउट जा रहा है कि बजरंग बली, अरे बजरंग बली फिर भी राणा दगुपति ना वो बन सकता है। हाँ नहीं इसी का बोलने जा रहे थे जब बाहुबली में विलन में साइड में राणा दगुपति
भाई कहीं तो लिखा था रावण लेकिन बोल रहा था भाई। कहीं भाई तो नहीं पढ़ा था पता कोई है, एक वो मीम था। मेघनाद में भी बहुत बवाल लगेगा फाइट। हाँ मेघनाथ में मेघनाथ में वो सही लगता है। बिल्कुल। कहीं तो मैं पढ़ा था कि इसको भी बहुत अच्छा मतलब बन सकता था, हनुमान जी का रोल प्रभास को भी बहुत अच्छा जचेगा। उसका बॉडी फिजिक का हिसाब से ही कर सकता, ऐसे भी फेस को तो ही करना ही पड़ेगा ना। भाई मैं यहाँ पे एक मीम को रिक्रिएट करना चाहूंगा, प्रभास को रावण बनाओ। एक और चीज भाई, अगर प्रभास को रावण बनाना है ना भाई, सॉरी रावण ने किसकी बात हो रही थी, बजरंगबली। बजरंगबली। तो उनको कुछ नहीं कर रहा, उनको जो मूछ लगा हुआ है ना, मूछ पे सीजीआई कर सकते हैं, वो मूछ पे सीजीआई कोई नहीं करेगा। वो समझ गया, वो जस्टिस पता चला और 100-200 करोड़ चलेगा। चलेगा। मूछ पे सीजीआई बर्दाश्त नहीं करेगा। हेनरी केविल जैसा सुंदर बंदा, ठीक है, इसके ऐसा परफेक्ट बंदा अगर वैसा दिख सकता है तो भैया कोई भी कुछ भी दिख सकता है मूछ पे सीजीआई करने पे, ये नहीं करना प्रभास ना वॉकिंग नाइटमेयर रहेगा। अभी प्रभास फैंस जो है ना कैंसिल कर रहे हैं अपने आप को, हम लोग को हो गए हम लोग कैंसिल प्रभास फैन से। नहीं भाई, हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम लोग अपना भाई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जोक है और कुछ नहीं है। मैं वीएफएक्स पे कह रहा हूँ भाई, नहीं हॉलीवुड उस काम को नहीं कर पाया भाई, वही हॉलीवुड उस काम भाई आदि पुरुष की टीम कर लेगी, ठीक है, कहाँ से आपको कर, वो सिर्फ सलमान भाई की टीम कर सकती है और कोई नहीं। ठीक है। तो सलमान भाई से याद आया भाई, एक अपने रोबोट्स के जो सलमान भाई हैं, यानी ऑप्टिमस प्राइम। सलमान भाई, मैं ऑप्टिमस को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह सलमान भाई अपने करियर पे फोकस करके अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दिए, उसी तरह ऑप्टिमस भी जो है वो अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ के अपना कर्तव्य निभाने में लगा रह गया बेचारा। तो उसी कर्तव्य का एक और नमूना पेश किया गया राइज ऑफ द बीस्ट के तौर पे। तो उस चीज को लेके मैं जानना चाहूंगा दिव्यांशु से, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस भाई? क्यों भाई ये मुस्कुराहट पे पता मैं क्या कहूंगा कि हंसदे चेहरे नु ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं। तो मैं मूवी देख ही नहीं पाया, आईमैक्स का टिकट कटा के। एक बात बोलूं एंड गेम में इवेंट को कैन करने के लिए चूहा था जो इन्हें बाहर काटा था भाई, याद है? यहाँ भी इवेंट कैन करने के लिए चूहा था। अगर ये इंसान मूवी देख लेता ना, टीवी वहां पे आ जाना चाहता। वो होना नहीं था, वो लिखा ही नहीं था, टीवी आता मेरे को ले जाता कि ये तुम लाइक ट्यूसडे, वो बोलते ना यू वर नेवर मेंट टू सी दैट मूवी इन आईमैक्स। वही तो यूजुअली मेरा लक कितना खराब है मैं बताता हूँ। यूजुअली मैं मूवी जाता हूँ देखने बाइक से, ठीक है, क्योंकि बगल में थिएटर है, बाइक बैंगलोर का ट्रैफिक ऑब्वियसली तुम कार से जाओगे नहीं, बाइक से जाओगे। बाइक से मैं जाता हूँ, मस्त पहुंचता हूँ, मूवी देखता हूँ। उस दिन मेरे मन में क्या आया, मैं सोचा कि कार 5-6 दिन से स्टार्ट हुआ नहीं है तो बैटरी कहीं ख़राब नहीं हो जाए, तो आज कार को ऐसे ही मूवी घुमा के ले आते हैं। 5 किलोमीटर है, मैं निकला यहाँ से तो स्टार्ट किया कार, तो 2 वार्निंग लाइट आ रहा है पहले से ही कि ABS काम नहीं कर रहा और ट्रैक्शन कंट्रोल काम नहीं कर रहा। मेरे को लगा होगा ऐसे ही, अब वैसे ही वार्निंग आता, कार चल रहा है मतलब ठीक है। तो चला अपना कार, थोड़ा आगे बढ़े, 2 किलोमीटर बढ़े होंगे, हैंडल उसका इलेक्ट्रिक जो स्टीयरिंग होता है वो पूरी तरह से बंद हो गया और हैंडल मुड़ नहीं रहा है, मतलब लिटरली नहीं, वो ट्रक वरक को मोड़ता है ऐसे करके चलाता है, वैसे मैं चला रहा हूँ कार को एकदम पूरा ऐसे मोड़ रहा हूँ, ठीक है भाई। और अब मैं पता है मैं कहूँगा कि काश फास्ट एंड फ्यूरियस में डॉम को देख के मजाक उड़ाने से अच्छा कुछ सीख लेते उससे। भाई नहीं भाई, नहीं। हाँ, अब कार को लेके बढ़ रहे हैं आगे, तो अब थोड़ा देर बाद 2-3 वार्निंग लाइट फ्लैश होना शुरू हुआ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उसका कार चला गया मेरा लिम्प मोड में। लिम्प मोड में बेसिकली कि कुछ तो प्रॉब्लम है, अब बस बेसिक फंक्शनैलिटीज रन कर रहा है, कार चल रहा है। तो मैं सोचा कि कुछ होगा सॉफ्टवेयर का, मे बी। मैं ऐसे ही मूवी देखने निकलता हूँ तो 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलता हूँ। फिर सर्विस सेंटर पहुँचते हैं, वहाँ दिखा लेते हैं कार को, 5 मिनट में कुछ होगा तो ठीक कर देगा। और जहाँ सर्विस सेंटर है वहाँ से सिर्फ मूवी का डिस्टेंस होगा, हॉल का थिएटर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर। बोला चलो पहुँचते हैं। मैं पहुँचा सर्विस सेंटर, वहाँ भैया मेरे को बता रहे हैं कि तुम्हारा ABS का वायर और सेंसर चूहा खा गया।
तो मैं बोला चूहा खा गया, तो अब उसको चेक करने में आधा घंटा लगा क्योंकि चक्का उक्का सब खोलना पड़ता है। चूहा खा गया, मैं बोला अब क्या करना है, तो बोला बना के देंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरा तो मूवी उस टाइम स्टार्ट होके 15 मिनट निकल चुका है ऑलरेडी। अब मैं सोच रहा हूँ मूवी जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं उससे पूछा कि मेरा कुछ काम है, मैं होके आऊँ क्या 1-2 घंटे? तो नहीं 1 घंटे आपको बना के दे देंगे, आप बैठो, नहीं यहीं भी बैठो। वो मेरे को उधर ही बैठा लिया। बस कार्ड बनते बनते मेरा उधर IMAX का टिकट गया हवा लेने, मूवी मेरा हुआ ख़त्म। मैं वापस आया, उसका इतना काम था मैं दोबारा बुक नहीं कर पाया। प्लस IMAX का जब आप 500 का टिकट प्लस, मेरा तो सस्ता IMAX था, मैं सुनता हूँ 1000 का टिकट होता है, 500 का टिकट प्लस टैक्स दे के 600-650 का जब आप कांड कर चुके होते हो, तो फिर दोबारा उतना पैसा लगाना लगता है कि भैया वर्थ इट नहीं है, जबकि आपका कार ठीक करने में ऑलरेडी 5000 फूक गया है। अरे तो मैं बोला कि भाई वो ट्रांसफॉर्मर्स को बाय बाय। जो भी चूहा था तुम्हारा गाड़ी का तार काटा, वो किस मूड में आएगा मैं बताता हूँ। डिड यू फॉरगेट हु आई एम? रोटाटाइल था वो। आई एम तो रॉटिंग इसी पे टाइम। मैंने ट्वीट किया था कि ट्रांसफॉर्मर्स को दिखाता है डिसेप्टिकॉन ऑटोबॉट्स लड़ रहा है, असली उन लोग का दुश्मन तो चूहा है, उनका भी काट जाएगा तार। भाई वो चीज देखे थे ना हम लोग, चूहा तो नहीं एंटमैन काटा था भाई सिविल वार में, एंटमैन का वायर सब याद है ना। तो इसीलिए मेरा तो भाई मूवी का पता ये है, एक्सपीरियंस था। अमेरिका है तो पता नहीं, अगर ट्रांसफॉर्मर्स गलती से इंडिया आते ना, वो उनका अच्छा वाला फिल्टर खोल के वो साला खराब फिल्टर लगा देता। मैकेनिक। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, मैं देख नहीं पाया। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बिट्टू मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही था इन द सेंस कि हम सोचे यूजुअली अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा प्राइस थोड़ा लेता है, ठीक है, तो हम सोचे वो कन्वीनियंस फी बचाते हैं, जाके लेते हैं। वहाँ जाकर लिए टिकट, तो टिकट में 150 रुपया का फूड वाउचर जोड़ दिया अपने मन से। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट था। यानी इस हफ्ते हुआ ही है ना, हमारी किस्मत हमसे कही कि ये सब के सब साले बड़े होशियार बन रहे। तो हमारी सारी होशियारी का बत्ती बनाया गया और फिर क्या होता है उसका सबको पता है। तो फूड वाउचर में कुछ लिया महाराज कि बस ऐसी हाथ मल के आ गए? कैसे जाने दे, हम पढ़े टर्म्स कंडीशन में वो 150 रुपये बाद में रिडीम नहीं होगा, उसी मूवी में रिडीम होगा बस। अच्छा हाँ, बैठ के हम हिसाब किए क्या लें, तो उन लोग का तो मस्त स्कीम रहता है पॉपकॉर्न का, 100 रुपया का एक गिलास पानी ले लिया मल्टीप्लेक्स का 150 में। ना हम एक बर्गर ले लिए सुबह से खाने थे। अच्छा पैसा ठगेगा हमसे, अभी बताते हैं। नहीं मूवी कैसा लगा बिट्टू भाई? ऑब्वियसली मैं मुद्दा भूल गया यार बिट्टू भाई, आप बताइए। अरे नहीं, मूवी मेरे को अच्छा लगा एक फ्रेश टेक के साथ, और ऐसा लगा कि फाइनली वो लोग ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल बी से आगे बढ़ने का सोचा, ठीक है। प्लस वो लोग ऑप्टिमस प्राइम का थोड़ा क्या बोलते हैं नाइवनेस को दिखाया, ठीक है। अभी तक हम लोग जब भी देखे ना ऑप्टिमस प्राइम, तो ही इज लाइक कि वो एक सिंबल ऑफ, मैंने किसी को बताना है कि अगर लीडर कैसा हो तो भैया ऑप्टिमस प्राइम जैसा हो, ठीक है। लेकिन ये मूवी में अपने को पता चला कि नहीं, ऑप्टिमस प्राइम भी वो लीडर बनने से पहले कैसा था, उसको भी कहां से मतलब इन्फ्लुएंस मिला है एक तरीके से, ठीक है। और कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को ठीक से उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है क्योंकि अब इसके आगे के पार्ट्स आएंगे तो उसमें वो वाले लिबर्टी लेके चल जाता है। बट लास्ट में जो एक क्या बोलते हैं दूसरे यूनिवर्स से कनेक्शन का थीम दिखाया गया, वो स्पॉइलर हो जाएगा तो इस पर हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ एंड कुछ कैरेक्टर्स का जो ऐसे वापसी, मतलब मेरे को एक चीज़ पे पूरे मूवी भर में गुस्सा आया, ठीक है, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज हुआ ना कि नहीं, वो लोग इस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। उस चीज पे अभी मतलब स्पॉइलर बात तो नहीं कर सकते। मेरा तो हो गया, अब आप अपना बताइए, आप लोग दोनों का। मैं तो पहले अशरफ का नहीं पहले अशरफ बोलेगा पहले। बहुत ही नौटी आदमी है। इस पे अशरफ एक ही बात बोलेगा, फुटपाथ पे मिल तू मुझे। नहीं नटखट कहीं के। अरे नहीं सुनो, मैं बताता हूँ अपना भाई। देखो मैं मूवी देखने गया था भाई, आज दूसरी सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई, मैं माइकल बे के ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, लिटरली बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। उसका जो होता है ना बॉडी जो दिखाया था, बल्की बॉडी, मैं उसका फैन हूँ, ठीक है। वो चीज़ मुझे इसमें मिसिंग लगी सबसे पहली बात। आल्दो इसका सीजीआई बेस्ड था, जितना वीएफएक्स सीजीआई है इस मूवी का,
टॉप नॉच है, लेकिन होता ना कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर था भाई, मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, माइकल बे वाला ट्रांसफॉर्मर का। और स्टोरी मुझे बेसिक लगी, लेकिन जो क्रॉसओवर वाला जो बोल रहे हैं बिट्टू भाई अभी आप, वो मुझे मतलब होता ना भाई कि चिल्स दे दिया भाई कि हाँ यार चलो भाई। चिल्स देने वाला एक और सीन था जो म्यूजिक था। हाँ एकदम। और एक और चीज, यूनिक्रॉन को लेकर इन्होंने अच्छा टेक लिया है। हाँ, अच्छा अभी टेक तक लिया, लिटरल अच्छा जो टेक लिया दिखाया गया है उसके हाँ ये अभी पता है मतलब- क्या है, अभी प्लानिंग अच्छा कर रही है लोग। सो अभी सुनने में आया कि सब प्रीक्वल भी आने वाला है ना, तो अभी देखते हैं भाई कि इस टेक के से लोग कितना आगे तक बढ़ पा रहे हैं। और जो क्रॉसओवर का इन्होंने हिंट दिया है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है? होगा तबे ना दिया जी, ऐसे कैसे ठूस देगा। और मेरे लिए तो खास करके अगर आप एनिमेटेड शोज देखने वाले होगे तो ये मूवी तो आपके लिए ट्रीट जैसा है, ठीक है। और खास करके वो फैंस जो लोर को फॉलो किए हैं ट्रांसफॉर्मर्स के, तो उनके लिए ये मूवी काफी सही है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स एक फैन फेवरेट कैरेक्टर वापस भी है, ये आरसी। अगर कोई ट्रांसफॉर्मर प्राइम, हाँ ट्रांसफॉर्मर प्राइम देखे होंगे तो उसमें आरसी थी। खाली एक डिफरेंस है, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में आरसी ब्लू कलर की थी, इसमें आरसी जो है वो मार्वल कैनन जो था ट्रांसफॉर्मर्स का, वो उसका ओरिजिनल लुक रखा गया है। खास करके जो अपने ऑप्टिमल प्राइम जो है वो टेक उनका अच्छा था, मैक्सिमस वाला। और खास करके यूनिक्रॉन का जो लोर है, मैं स्पेशली इस मूवी के बाद चाहूंगा ना कि इनका साइबरट्रोनियन वॉर से लेके यूनिक्रॉन और प्राइमस का जो लोर रहा है, उन्हें ये खास करके कवर करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने एक शॉर्ट में कवर किया था भाई दिव्यांशु कि ट्रांसफॉर्मर्स का लोर इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है ना भाई, वहां पे एक एक कैरेक्टर इस लेवल के रहे हैं कि जिसको वो दिखाना स्टार्ट करेंगे कि वो मार्वल और एमसीयू के विलन्स तक को सरपास कर सकते भाई इविलनेस में। तो इनके पास वो चीज जो है अब वो बढ़ा रहे, क्योंकि माइकल बे वाला जो फ्रेंचाइजी था वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था भाई। माइकल बे का डार्क साइड ऑफ द मून तक जो है वो काफी सही जा रहा था, उसके बाद वो एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया और बाद में जाके वो इतना रिस्ट्रिक्ट हो गए थे कि उन्हें जबरदस्ती यूनिक्रॉन को दिखाना पड़ा था लास्ट नाइट में। वो भी मतलब कहाँ एक्सप्लोर, हाँ वो भी एक्सप्लोर नहीं हुआ था। हाँ भाई क्योंकि एनिमेटेड वाला देखे हुए थे ना, इसलिए बहुत दिल से बुरा लग रहा था कि यूनिकॉर्न का टीज करके छोड़ दिया ऐसे। बिल्कुल, उसका आगे का दिखाना चाहिए था, वो चाहिए था भाई, चाहिए था। इस बार जो इन्होंने सही टेक लिया ना भाई कि जो बम्बल भी आया हुआ था वहां से इसको कंटिन्यू कर दिए, ताकि आप पिछला वाला भूल भी जाओ। अगर कोई माइकल बे वाला ना भी देखा हो तो अब वो फर्क भी नहीं पड़ता। अब स्टार्ट करिए बम्बल बी से, और अब यहाँ से वो इसको एक सीधा स्ट्रेट लाइन में ले जाना चाह रहे हैं। और टाइमलाइन भी उसी हिसाब से, हाँ वो एक चीज सही लगा है। और खास करके जैसे बिट्टू ने कहा कि वो ऑप्टिमस के लीडरशिप वाले साइड को भी इस बार अलग अलग एस्पेक्ट से कवर कर रहे हैं। यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अब ना इन लोग के पास ना जो इसका ऑप्टिमस प्राइम का पास्ट का जो साइबरट्रॉन में जो वॉर है, ठीक है, वो वाला पार्ट अगर ये लोग दिखाए ना तो बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि अभी आप जैसे बोले ना कि वो पोटेंशियल होल्ड करता है, बहुत ज्यादा ये करता है। क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम कैसे बना ना, ऑप्टिमस प्राइम अपना टॉप नॉच में हम लोग को दिख चुका है माइकल बे का ये पे, ठीक है। बट अभी जो उसका कमी जो मतलब कोई भी एकाएक तो बॉन्ड लीडर नहीं ना होता है, बनता है, ठीक है। और मेगाट्रॉन ऐसा कैरेक्टर नहीं कि वो मतलब शुरू से ही एकदम विलनस था, वो भी बना है। और ये कैसे बना, पता है, हाँ वो लोग बहुत अच्छा दोस्त था। हाँ ऑप्टिमस प्राइम एक ग्रेट लीडर है, बट वो परफेक्ट लीडर ने इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है भाई कि ऑटोबॉट्स ग्रेट साइबरट्रोनियन वॉर हारा था। तो इनको पता है भाई, ऑप्टिमस के उस गिल्ट वाले साइड को भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि डिस्पाइट बीइंग अ ट्रेमेंडसली गुड लीडर, ऑटोबॉट स्टिल लॉस्ट द साइबरट्रोनियन वॉर, और साइबरट्रॉन पूरा खत्म हो गया था भाई उसमें। इसका थोड़ा सा एस्पेक्ट ना वो ट्रांसफॉर्मर प्राइम में कवर किए थे कि किस तरह केयॉन जो मेगाट्रॉन है भाई वो केयॉन का रहने वाला था, तो उसको ना वो पूरा अपना अड्डा बना लिया था डिसेप्टिकॉन्स का। और जो सिविल वॉर छिड़ा था भाई साइबरट्रोनियन वॉर, वो जो कत्लेआम मचा था ना भाई, मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूंगा यहाँ पे सबको ट्रांसफॉर्मर के लोर का। मेगाट्रॉन एक मल्टीवर्सल विलन है गाइस, ठीक है। उस बंदे का किल काउंट ट्रिलियंस में है लिटरली, ठीक है। वो इतना बड़ा विलन रहा है, तो इनके पास अब वो सारा अपॉर्चुनिटीज है, वो सारा चीज उस लोर को कैरी ऑन करने का। तो ये एक मुझे अच्छा टेक लगा है इसके जरिए जो ये स्टार्ट किए हैं। तब देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। साइबरट्रोनियन वॉर जो बता रहे थे ना
इस पे शायद ईबॉट पर लोगों ने वीडियो लाया था, हिस्ट्री ऑफ साइबरट्रॉन वॉर। वो मेरे ख्याल से 18 मिनट की वीडियो है और सिर्फ उसमें 2 ही कैरेक्टर फोकस में है, एक तो मेगाट्रॉन और दूसरा भाई ऑप्टिमस प्राइम। और वो वीडियो में सिर्फ मतलब कुछ और बात हुई नहीं है भाई, सिर्फ साइबरट्रॉन वॉर की बात हुई है। और वो वीडियो 18 मिनट की बन गई थी हमारी भाई, सिर्फ एक वॉर को एक्सप्लेन करने में। और भाई लोर भाई लिटल मतलब अब पता है दिव्यांशु गरियारा को चूहा को भाई मेरे को अब लग रहा है मिस हो गया मूवी, अब देखना पड़ेगा। एक बात चीज है कि ट्रांसफॉर्मर्स को ना ये एगो मतलब एगो चीज बन गया ट्रांसफॉर्मर्स को ना, लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि भाई एक बड़ा सा रोबोट कार बन गया या फिर ये बन गया, बस उतना तक ही सीमित समझते हैं। लेकिन इसका जो कहानी में जो डेप्थ है ना, जो कि पुराना ये जब बैक स्टोरी में मतलब जो सोर्स मटेरियल है, कहने का मतलब मूवी में तो उतना ये नहीं दिखाया गया, जो इसका सोर्स मटेरियल जहां से उठा के बनाया जा रहा है बहुत ज्यादा है। और अगर उन लोग सिर्फ उसी को उठा के सही से रिप्रेजेंट कर देना तो अच्छा बन जाए। जैसे ये बोला ना कि मेरे को वो बल्कीनेस वाला पसंद था, तो भैया तुमको सलमान खान पसंद होगा, लेकिन ओरिजिनल वाले में ना ये ऐसे था। मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लुक की। मतलब जो ऑप्टिमस प्राइम अभी वाला ऑप्टिमस प्राइम देख लो, बस ऑप्टिमस माइकल बे वाला भाई ऑडियंस भी उसी को प्रेफर करेगी। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है भाई, ये जो अभी ऑप्टिमस का जो लुक है ना, ये ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज वाला लुक है। तो वो तो है ही भाई, वो जो 1964 में 64 84 में 80s में जो आया था ये। हाँ, और इसका जो वॉइस आर्टिस्ट का नाम पीटर कलेन। अच्छा एक और चीज, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं हो गया भाई अभी तक का, क्योंकि तब से अभी तक है कि पीटर कलेन लिटरली जब 80s में पहला शो आया था वो उसी टाइम से ऑप्टिमस को मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां तक मुझे लग रहा है। अनऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन भाई कम भी टाइम नहीं है ना, 80s से लेकर अभी देख लो 20s चल रहा है भाई। मार्क हेमिल भी तो आ जाएगा, तो ऐसे में वो जोकर का जो वॉइस देता है मार्क हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो भी आ जाएगा। वो भी ये है दे सकते। एक लेकिन बात है भाई कि हीरोइक टोन पीटर कलन से ज्यादा मैं किसी के वॉइस में नहीं मानता कि उतना हीरोइक टोन वाला वॉइस। You forget who I am, let them come। हाँ यार बंदा का वॉइस जो है ना भाई बना ही है, मतलब होता ना कि ये बंदा पैदा ही हुआ ऑप्टिमस को वॉइस देने के लिए। मतलब ही इज द वॉइस ऑफ ऑप्टिमस। डबिंग वे में नहीं बोलूंगा मैं उसको बोलूंगा पर्सनल वे में। ही इज द वॉइस ऑफ मतलब ऑप्टिमस प्राइम। He is Optimus Prime. He is Optimus Prime. He is Optimus Prime, yes. He is not a voice of Optimus Prime. He is Optimus Prime, yes. बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्टिमस से याद आया कि आज ही तुमने एक मूवी रिकमेंड किया था भाई दिव्यांशु। हाँ क्या नाम था? ब्लडी डैडी। मोटा भाई के पास बहुत पैसा है, लुटा रहे हैं, उसमें से ये मूवी भी लुट के चली गई। फिर आगे भाई रिव्यू पहले दे दीजिए आप लोग। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, रिकमेंड नहीं किया था मैंने, बोला था इसे देख लो, इस पे बात करेंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दीस टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? मतलब क्योंकि मूवी आज ही रिलीज हुई ना शायद, पता नहीं कब रिलीज हुई, देखे हम लोग आज, मतलब आज ही कल नहीं रिलीज हुई है। तो मूवी मैं भी आज ही देखा हूँ, प्रशांत भाई भी आज ही देख रहे थे हम लोग। हाँ, तो ये मूवी जो स्टार्ट हुई है भाई आफ्टर सेकंड वेव ऑफ कोविड से, भाई इसका कलर पैटर्न बहुत अच्छा है। एक्शन अच्छा हो सकता था अगर उसमें कट्स नहीं करते तो। इन्होंने भाई बहुत सारे कट्स मारे हैं, एक चीज को इन्होंने मल्टीपल एंगल से दिखा के होता है ना भाई कि वो एक होता है ना कि स्क्रीन प्रेजेंस खो दिया इन्होंने। तीसरी चीज कलर पैटर्न अच्छा था भाई, जो मैं फर्स्ट बोल चुका हूँ। इन्होंने ट्राई करा जॉन विक के टाइप का बनाने का, जो इन्होंने 30% तक भी टच नहीं कर पाया। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है। में मतलब बोलना चाह रहे हैं आप कि जॉन विक टाइप का बनाने का फाइट सीक्वेंस, ड्रेसिंग लुक, और वो जो सीक्वेंसेस को जिस तरह के बैकग्राउंड में सेट किया गया था, नियॉन लाइटिंग वाला। हाँ अच्छा हाँ देख भाई सूट में नियॉन लाइटिंग, जहाँ सूट में दो लोग आपस में मार किए हुए एकदम पूरा, और बेधड़ाका मार खा रहे हो उस टाइप से, सर सिर्फ मार ही रहे हो। और मुझे एक चीज अच्छा लगा भाई, इन्होंने कहा बहुत हो गया लॉकडाउन का डिप्रेशन, हमें एक चीज पे बात करना भाई, लाओ माल कहाँ है। वैसे शाइन एक्टिंग अच्छी थी भाई, टॉप। इन्होंने कहा काफी हो गया डिप्रेशन, अब बाबा जी की बूटी चाहिए भाई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी उसी पे बेस्ड है, माल कहाँ है। तो उसने कहा माल यहाँ है, फिर उसने कहा माल वहाँ है ही नहीं। हाँ, उसने कहा माल तू लेके आ, बोलता माल के बदले मेरा बेटा दे दे, प्लॉट यही है। ठीक है, तो होल एंड सोल माल जरूरी है भाई। ठीक है, लेकिन हाँ
माल के चक्कर में मूवी में असली माल मसाला नहीं बचा। नहीं, लेकिन रोनित रॉय का अपना मतलब अच्छा लगा। रोनित रॉय एज विलन जब काफी जमता है भाई, और उनका जो लुक था भाई काफी अच्छा लुक था भाई, खास करके उनका गुच्ची का कपड़ा अच्छा लग रहा था उसमें। तो इस माल के चक्कर में वापस आएंगे, क्यों रिकमेंड किया था आपने ये मूवी? रिकमेंड नहीं किया, फिर से बोलेंगे रिकमेंड नहीं किया था इन्हें बोला था कि बात करना है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि रिकमेंड मैंने नहीं किया था, मैंने बोला था देख लो, इस पे भी बात करना है हमें। तो फिर से दोनों अलग होते हैं। तो जहाँ तक मेरे टेक की बात है, मूवी जैसे पिछले पॉडकास्ट में हम लोग बोले थे ना कि जैसे ये होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, वैसे ये जॉन विक जैसा हो सकता था, हो नहीं पाया। जॉन विक के फेवर में बहुत चीज काम करती है। सबसे पहले जो उसका एक्शन आया था जॉन विक 1 मूवी में, वो इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज किया था उस तरह का एक्शन सीक्वेंसेस। उसका जो लुक था वो, उसका जो लोर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन विक का। हमेशा से हमें बताया गया कि वो कौन है, क्या है, किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ अगर आप वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं मिलने वाला वो नहीं मिलने वाला। बट हाँ, आप ये जरूर देखोगे कि एक्शन थोड़ा बहुत है अपना अच्छा है, और एक्टिंग भी ऑन पॉइंट है, तो वो सब ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज। बिट्टू भाई आप बताइए आपका क्या? नहीं तो फिर क्यों रिकमेंड किया आपने? अरे भाई, अच्छा बिट्टू भैया बताओ तुम्हारा क्या पॉइंट है, बताओ यार, पहले तुम बताओ। अरे मेरा कहना यह है कि मूवी एवरेज था। अच्छा वो थिएटर में नहीं निकला नहीं तो फिर वो सब इसको बिलो एवरेज बोलने लगते, क्योंकि नहीं तो इस बार अपने कार का तार खुद दिव्यांशु काट लेता। बोले भाई मैं 5,000 जेब से दूंगा ठीक है, लेकिन मैं मूवी थिएटर में तो दिखने नहीं आ रहा। नहीं, वहाँ पे अपना ये देखो, एक चीज ये हो जाता है कि चलो कोई चीज फ्री में है, जैसे बोलने से तुम बोल दो असुर 2 डिग्रेडेड मटेरियल था भाई, डिफरेंस टॉप नॉच था। ये डिफरेंस क्योंकि असुर 2 जो है वो लाया गया था इसलिए क्योंकि असुर 1 फेमस है, वो चली है, वो अपना नाम कमाया है। यहाँ ब्लडी रेडी का कोई प्रीक्वल नहीं है हमारे पास, है कि नहीं? हाँ, अगर असुर 2 का अगर पेड़ भी रखते हैं ना भाई, असुर 2 का अगर पेड़ भी रखते तो लोग उसको देखते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ भाई, असुर 1 जो आई थी वूट पर आई थी, राइट? वूट का सब्सक्रिप्शन लोग लिए ही थे असुर 2 के लिए भाई, असुर के लिए भी, असुर 2 के लिए भी लिए थे, क्योंकि अब वोट बिक ही गया भाई तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया उन लोग का। लेकिन लिया गया था ये चीज, और जितने भी असुर फैंस हैं वो ये चीज भाई एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, समझे? तो मेरा पॉइंट उस वे में था। मैं ये नहीं बोला कि मूवी की वैल्यू कम है, ये है मैं बोला कि अगर कोई चीज फ्री है ना भाई, तो उसका मतलब था ना कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है भाई, क्या यार फ्री में है मतलब बाद में देख लेंगे फिर कभी, लेकिन जरूरी नहीं कभी देखा अभी देख ले। इस पे मैंने एक किसी बंदे का ट्वीट देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई फाइनेंस क्रिएटर ही है, वो कुछ ट्वीट किया था कि वो यूजुअली अपना ऐसे क्लासेस अगर रखता है तो उसका कुछ कॉस्ट होता है, लाइक 2500 रुपये 3000 रुपये क्लास ज्वाइन करने का। तो 100-150 लोग जितने भी ज्वाइन करते हैं उसके क्लास को, जो पे करते हैं अपना आते ज्वाइन करते हैं, एवरी टाइम 100% अटेंडेंस। ऑब्वियसली आप पे किए हो 2000-2500 किसी को तो आप अटेंडेंस करोगे। एक बार वो फ्री क्लास रखा था जिसमें 1000 सीट्स का लिमिटेशन था, तो 1000 सीट्स फटाफट उसका फिल हुआ, और जब वो क्लास लिया तो 200 बच्चे भी नहीं आए थे कुछ। बताइए ये डिफरेंस है भाई फ्री में और पेड। ये डिफरेंस होता है फ्री और पेड में। आपको एक बात बताते हैं बिट्टू भाई, ठीक है, कि फोकट का सामान का उतना ही कद्र होता है जितना मेरी और आपकी इन लोगों की भी क्रश करती है उनकी, ठीक है? नहीं तुम लोग ऑडियंस लोग को क्या लग रहा है भाई, सिर्फ मैं अपनी ही क्रश से बेइज्जती करवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई तुम लोग का क्या हाल है। मैं देखो पर्सनल अटैक करना सही नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पे क्रश की बात को नहीं लाना चाहेंगे, नहीं लाना चाहिए, इस साइड में दर्द होता है भाई हमारा। नहीं, और मैं बता देना चाहूंगा कि दिव्यांशु अब उस एज में है जहाँ पे क्रश का मतलब इसके लिए सिर्फ माल होता है। कहाँ क्रश करवा के ला भाई। मेरे लिए क्रश का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्रश मतलब कुछ नहीं है। दिव्यांशु भाई अब क्रश वाले फेज से निकल चुके हैं भाई, ऑफ कोर्स ही इज मैरिड। दिव्यांशु भाई अगर दिव्यांशु भाई का कोई क्रश हुआ ना तो भाभी जी उनको क्रश कर दी। मैरिड से याद आया, क्या नेजुको का शादी जेनित्सु से होगा। टॉपिक पर अच्छा स्विच कर लिया आप लोग। बिल्कुल भाई, एनीमे कैसे छूटेगा? अगर जेनित्सु का शादी नेजुको से नहीं होता है तो सबसे पहले तो धरना हम डालेंगे, ठीक है? क्योंकि भाई शादी तो होना चाहिए उसका, जितना बेचारा वो सिम्प किया है उस बंदी के पीछे और जितना वो डेडिकेशन दिखाया है। नेजुको को कुछ हो जाए, जेनित्सु का एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है।
तो भैया शादी तो उसका होना चाहिए। वैसे मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहूंगा, एक चैप्टर है अंत में जिसमें फ्यूचर दिखाया जाता है, तो उसमें भी कुछ होता है, वो मैं बताऊंगा नहीं, बट खैर भाई टाइप का बोल रहे हो। ऐसे में मेरे मन में ये सवाल आया कि इस पे, हाँ मेरे मन में भी एक सवाल आया है। अच्छा ठीक। और ये थोड़ा ऐसा सवाल है भाई जो कि ट्विटर पे लोगों का अचानक से नींदे उड़ा गया था। हाँ याद होगा भाई सेकंड सीजन में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में ही नेजुको का इवॉल्व्ड डीमन फॉर्म दिखाया गया था पहला बार। हाँ जहाँ पे बीइंग एन अंडर एज गर्ल उसका बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एडल्ट विमेन टाइप का। इस चीज को लेके ट्विटर पे जो कुछ लोग बैठते हैं जिनका डेली बेसिस पे काम है ऑफेंड होना, ठीक है, तो उन लोगों को उसमें भी कुछ प्रॉब्लम दिखा था कि ये ओवर सेक्सुअलाइजिंग है अंडर एज कैरेक्टर। वो बाद का चीज है, वो सब वर्ड को यूज नहीं करेंगे। हाँ वो यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो उस पे क्या मानना है भाई, क्या टेक है भाई तुम्हारा दिव्यांशु और बिट्टू, कि ये लोग जबरदस्ती बस ऐसे ही घसीट लेते हैं मामले को, या फिर बस एंजॉय करो यार, इतना सोचते क्यों हो? देखो एनिमे जितना भी मैं देखा हूँ उसमें हर एनिमे में एक दो ऐसा कैरेक्टर होता ही है हमेशा से, जिस कैरेक्टर को मतलब वो लोग अपने फैंस को, हम कैसे सभ्य भाषा में बोला जाए, अपने फैंस को वो केटर करते हैं। फैन सर्विस ठीक है। जहाँ तक बात है इस चीज़ को उतना बड़ा बनाने का, तो भाई सीरीज एंजॉय करने के लिए देखता, मैं तो नोटिस भी नहीं कर रहा उतना चीज़ कि वो अंडर एज है तो ऐसा दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जिनको ऑफेंड होना है वो तो इस बात से भी ऑफेंड हो जाएंगे कि हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जिनको ऑफेंड होना है वो ऑफेंड होते रहे, यू डू यू, आई डू मी। भाई वो उनका टेक है, ये हमारा टेक है कि नहीं? हम तुम्हारे बेटे हुआ स्क्रीन को ऐसे घूर रहे हैं ना, ऑफेंड हो जाओ सारे को, आ जाओ किधर तुम लोग। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, मारूंगा चुन चुन के मारूंगा, सभी पाजी मोड़ में आ जाएंगे। मैं यही बोलूंगा कि भाई नेजुको को उस तरह दिखाया गया, उसका इस रीजन है, अगर कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो उसका वो दिखेगा ना। अब जैसे नस वाला सीन होता है उसको थोड़ा ये कर देता है, अब वो सब नहीं करेगा, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा फॉर ये कैरेक्टर कि उसको ऐसे हर एस्पेक्ट में उसका ग्रोथ हुआ, एक एस्पेक्ट में नहीं हुआ। तो यहाँ पर ना अभी आपने जैसे बोला ना कि उस एस्पेक्ट का ग्रोथ हुआ तो उसको ओवर सेक्सुअलाइजिंग कह दिया गया, अब वो चीज़ नहीं होता ना, तो फिर ये पॉइंट आउट किया जाता है कि इन लोगों ने उस चीज़ को नहीं किया। मेरा पॉइंट दो है, एक और मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा पॉइंट है कि जब तक ये बात मेरे को बोला नहीं गया था, मैं इस बारे में सोचा भी नहीं था, तो मैं तो उन पे ब्लेम डाल दूंगा कि तुम ये बात बोल के मेरे मन में ये बात डाल रहे हो, इससे मैं तो मैं सोचा भी नहीं था ये बात इस तरह का। ये केस हुआ था ना मिंत्रा के लोगों के साथ भी। अरे हाँ मिंत्रा के लोगों पे एक लेडी केस की थी कि ये काफी डेरोगेटरी है। हमने कहा भाई हम देखते भी नहीं थे ऐसे। आप देखने लगा, लेकिन भाई आप देखने लगा। एक तो ये, दूसरा एनिमे में हमेशा ऐसा होते आया है, मेरे को नहीं पता ये लोग कौन नए लोग हैं जो फैंस है। जैसे मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ हेल्स पैराडाइज का, कौन लोग देखे हैं? हेल्स पैराडाइज में भी एक ऐसी कैरेक्टर है जो आपको आगे जो एक्चुअली एनिमे में दिख चुकी है, अब वो बच्ची भी बन जाती है, वो एडल्ट भी बन जाती है। उसके बाद बेसिकली टाओ है, और स्पॉइल नहीं दूंगा, बेसिकली उस आइलैंड पे है, और वहाँ पे जिन्हें समझ में आता है समझ जाना, बोचू जुत्सु का वहाँ कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर ब्लीच में भी है, छोटी बड़ी, तो वो बहुत कॉमन है, वो स्टोरी लाइन है, मतलब इस पे इतना बवाल खड़ा करना रिक्वायरमेंट है, प्लॉट एक तरह से प्लॉट रिक्वायरमेंट, सिंपल सा बात है। वो चीज वहां पे वो एक तरह से पावर अप हो रही है, पावर अप हो रही तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन वही है। ये तो नहीं बोला कि नेजुको इतनी सी बन जाती है और उसको गुदगुदी भी लगाता रहता है सब, तो उसने बड़ा क्यूट बच्ची लगती है। तो ऐसा पता भाई सबसे गंदा कंट्रोवर्सी हुआ था, बहुत पहले एनीमे आया था किल ला किल नाम का। अच्छा, नाम सुने बेटू? किल ला किल? मैं नहीं सुना। वो एनीमे का कॉन्सेप्ट ही अलग है भाई, कपड़े जितने कम पावर उतना ज्यादा। What the fuck? ये कौन लॉजिक है भाई? ये इतना कंट्रोवर्सी स्पार्क किया था ना भाई। मैं लिख लेता हूँ भाई ला लिख लो कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। बहुत चलाक बिट्टू ब्रो, बहुत चलाक। एक एनीमे में एक बहुत पॉपुलर ट्रोप है भाई, स्टूडेंट काउंसिल वाला, कि एक आता है भाई पहले स्टेट गवर्नमेंट, एक आता है फिर प्रेसिडेंट, उसके ऊपर आता है इल्यूमिनाटी,
उसके ऊपर आता है भाई जापानीज हाई स्कूल का प्रेसिडेंट काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल। ठीक है, तो ये वाला जो मीम है ना भाई, वो किल ला किल के बाद ही बना था। क्या प्रिंसिपल, क्या स्कूल मैनेजमेंट, धत तेरी। स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल बंदी है यहाँ पे। ये चीज इसमें भी है ना भाई, कागुया समय में भाई, स्कूल काउंसिल मतलब भाई सब कुछ वही है भाई। कागुया समा काके गुरु ही देख लो भाई, उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। कागुया समय भाई बहुत सीरियस लगा था। कभी कभी मुझे लगता है ना भाई कि लोग जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे भी खोद निकालते हैं। वो इसमें है। ऐसे तुम देखोगे तो हर चीज में प्रॉब्लम निकालूंगा। ओशिनोको में फिर प्रॉब्लम है। ओशिनोको में क्या दिखाया है कि वो उसका फैन हुआ था, अभी उसका बच्चा हो गया है। अरे भाई मतलब बेसिकली वो अपने उसका पुनर्जन्म हो जाता है, एक डॉक्टर रहता है, वो बहुत बड़ा फैन रहता है एक आइडल का, एक स्टार रहती है वहाँ की के पॉप का, जैसे होता है ना वैसे ही जापान में जो पॉप कल्चर उसके स्टार रहती है, बहुत बड़ा फैन है। मतलब उसको उसका रीजन से क्यों फैन है, तो वो फैन है, सब कुछ है, एंड देन वो मारा जाता है। स्पॉइलर नहीं हुआ, पहले 2 एपिसोड में हो जाता है। तो वो मारा जाता है और उसके बाद वो उसी आइडल, उस टाइम वो आइडल प्रेग्नेंट रहती है, उसका जो बच्चा होता है तो यही बच्चा होता है और इसको अपना सारा मेमोरी याद है पिछले जन्म की बात कर रहे हो क्या भाई? अरे भाई इसको की बात कर रहे हो क्या? इसको पूरा याद भी है अपने पिछले लाइफ का। इसको भी याद होता है भाई, मैं डॉक्टर था, मैं तो इसका बच्चा बन गया। तो अब इमेजिन करो, इसको तो मैं बहुत गंदे तरीके से भी दिखाया जाता है चीजों को, लेकिन ना क्रिएटर का ऐसा सोच था, ना जो ऑडियंस देख रही है उसका ऐसा सोच है, जो इस पे मतलब कंट्रोवर्सी कर रहा है। तुम सोच लो तुम्हारा सोच का है। नहीं पॉइंट तो है भाई कि जब तेरा सोच इतना शुद्ध है तो तुझे ये प्रॉब्लम दिखा कैसे? वैसा ग्लेडिंग प्रॉब्लम नहीं था ना, अगर कुछ ग्लेडिंग शक्ल पे आ रहा तो दिखेगा। अच्छा, तो अभी और कौन सा एनीमे चल रहा है भाई लोग? तो अभी एक चल रहा है मैशले मैजिक एंड मसल्स, और वो है हैरी पॉटर बेसिकली, लेकिन हैरी पॉटर ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ, तो इस एनीमे का मैं बताता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ भी मैजिक वर्ल्ड है, यहाँ भी वॉन्ड है, विजनिंग वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ जो ग्रिंडेवॉल्ड हैरी पॉटर में करना चाहता था वो यहाँ हो चुका है। मतलब कि अगर आपके पास मैजिक नहीं है तो भैया आपको मार दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा इसके लिए कोई फिल्टर नहीं, सीधा आपको मार दिया जाएगा। आप इस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करते हो बेसिकली, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ एक ऐसा बंदा है मैश नाम से, जो कि जिसके पास मैजिक नहीं है, लेकिन वो फिजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अभी तक जितने भी मतलब एपिसोड्स आए हैं, मैजिक से कोई उसको हरा नहीं पा रहा है। वो सबके मैजिक को यूं डिफ्लेक्ट कर देता है, स्पेल्स को, और मतलब करता है। तो अब वो ऐसा क्यों है, मैंने मांगा पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, तो मेरे को आइडिया भी है वो ऐसा क्यों है। बट द पॉइंट इज कि देखने में मेरे को पर्सनली ये बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों का क्या टेक है? यानी he is like Asta Staria with some serious डोले शोले। Yes, और we can say साइतामा जैसा भी है थोड़ा, लेकिन ये ज्यादा कंपेरिजन है, साइतामा कुछ ज्यादा ही ओपी है, बट ये अपने वर्ल्ड का साइतामा है। नहीं, ये हाँ अपना यूनिवर्स का बोल सकते हैं स्ट्रेंथ के मामले में। आस्था का भी तो वही है भाई कि एक ऐसा दुनिया जहाँ जादू सबके पास है, ये बस ट्रेनिंग किए जा रहा है। अच्छा, इसमें एक इलॉजिकल सीन मैंने मतलब जहाँ पर मैंने देखा था कि इसमें झाड़ू उड़ाता कैसे भाई, फेंकता है, उसके बाद फिर कूद के बैठता है। अब क्योंकि वो अपने स्टैंड से फेंका था ना भाई, और जो उड़ के जा रहा है झाड़ू, और वो अपने ही स्टैंड के ऊपर बैठ के मतलब झाड़ू पे जा रहा है, झाड़ू उड़ नहीं रहा है क्योंकि झाड़ू में मैजिक नहीं है। ऐसा एक सीन ड्रैगन बॉल, मतलब पुराने ड्रैगन बॉल में भी था भाई, जिसमें एक बंदा रहता है, वो एक पिलर को पहले ऊपर मारता है फिर नीचे मारता है। पिलर टूट जाता है, फिर पिलर को खींच के फेंकता है, फिर उस पे कूद के बैठ जाता है और वो उड़ते हुए चला जाता है। वही चीज इसमें दिखाया गया, वही चीज इसमें दिखाया गया। ऐसे में हम यही बोलेंगे भाई, तुम इन सब चीजों में लॉजिक क्यों ढूंढते हो? ठीक है भाई, क्या बात कर रहे हो यार भाई, लोजीनियन बैठे हुए हैं, लोजीनियन बोल मैं दोनों लॉजिक से मतलब भाई मैच करता है ना वो चीज। लॉजिकल बातें करेंगे, वैसे इसमें बात करेंगे, आज से लॉजिकल नहीं लॉजिकल बातें होंगी। हाँ, तो वैसे इसमें क्विडिच भी है, जस्ट टू लेट यू नो। अरे हाँ, क्विडिच का बढ़िया वर्जन है। मतलब क्विडिच में से मेरे को क्विडिच का रूल्स जो है ना, मेरे को मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं है बहुत बड़ा हैरी पॉटर फैन हूँ। मतलब मेरे को बुक से तुम कुछ पूछ लो मैं बता दूंगा, ठीक है। बुक तो मैं सारा बुक मिनिमम 5 टाइम्स पढ़ा हूँ। मेरे को पूरा एकदम मतलब मैं सब जानता हूँ भाई। क्विडिच से पॉटर हेड का उपाधि दिया जा सकता है। पॉटर हेड एकदम आराम से। आपको तो फिर मतलब मंत्र भी याद होगा उनका, सब याद है, हिंदी इंग्लिश सब में याद है, हिंदी सब है। तो हैरी पॉटर का बेसिकली उसमें क्विडिच का रूल्स इतना घटिया था, तुमको स्निच पकड़ना है, 150 पॉइंट मिल जाएगा, फिर ब्लजर है उसको मारना है, ये सब। इसमें ये सब कुछ नहीं है, इसमें सीधा फुटबॉल जैसा गोल करना है,
और कुछ नहीं, 1 गोल का 1 पॉइंट। ये बंदा क्योंकि अब इसको भी सिलेक्ट कर लेता है, वही झाड़ू वाला सीन जो उड़ जाता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है। अब ये उड़ नहीं सकता, ये क्या किया, अपना पैर इतना फास्ट मारा कि ये हवा में लटक गया और हवा में रहता है और बॉल को ऐसे फेंकता है, ठीक है, बॉल ऐसे जाता है उससे हुप के अंदर निकल जा, हुप नहीं वो रोम्बस शेप का है उसमें जाता है और बॉल घूम के ऐसा कर्व फेंका है बूमरैंग जैसा उसके हाथ में आता है और फेंकते चलता है, गोल होते चलता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। 1000 गोल करता है एक गेम में बंदा मैच। भाई ये वो बंदा है ना कि गेम आज रिलीज हुआ और कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं ससुरे वो अगले दिन चीट लगा के उतरते हैं। भाई ये मुझे याद दिला रहा द मास वन मैन आर्मी, पाँव से ऐसे करते तूफान निकलते भाई। लेकिन इसके पीछे हैज अ रियल हैक इन रियल वर्ल्ड, रियल है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक बहुत तगड़ा दिया हुआ है। जो लोग मांगा नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं, मैं बताऊंगा नहीं, बट लॉजिक तगड़ा है। भले ही अभी कितना भी लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, वो स्पॉइलर है क्या? वो स्पॉइलर पड़ा तो फिर अभी रहने देते हैं भाई कि भाई ये सब का यही खास बात है ना कि स्टार्टिंग में लगेगा कि ये ऐसे ही है, बाद में पता चलेगा कि वो बैक्ड अप है। जैसे जुजुत्सु काइसन में हम लोग को लगता है इतादोरी मतलब 1 in a millionth वाला कोई बंदा है, बट ना ऐसा कैसे हो गया। शुरुआत में वो चीज दिखाया गया था ना भाई कि मतलब हाउ इट इज पॉसिबल करके ना कि भाई लिटरली मतलब हाँ वही ना 1 in a millionth पॉसिबिलिटी बोला गया था ना, लेकिन इतादोरी ही क्यों 1 in a millionth है ये आगे जाके पता है, आगे पता चलेगा ऑफ कोर्स। अच्छा वैसे सीजन 2 कब आ रहा है? जुलाई 6th। मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई, फर्स्ट सीजन देखने के बाद ना मैं एकदम पंप्ड अप हो गया हूँ। अभी मैं मेरे चैनल पे चल रहा है वो क्या कहते हैं डीमन स्लेयर का, वो उसका एक वीडियो में डालूंगा और जुलाई 6 से पहले मैं एक उसका सीजन 1 का रिकैप तो डाल ही दूंगा। और जुलाई में भाई मैं जुजुत्सु काइसन को ऐसा लपेटने वाला हूँ 4-5 वीडियो धड़ाधड़ उस पर डालना है और एकदम पूरा नहीं होता है सब, मतलब सब एक्सप्लेन कर देना है। तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। वो ऐसे दिवांशु बोलेंगे मैं मेरे को सब आता है, दिव्यांशु का मैं इतने वीडियो डालूंगा, मैं इतने वीडियो किसी ने सोची ना होगी, कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं किसने सोची ना होगी। वैसे इससे याद आया कि गदर 2 भी बहुत चल रहा है अभी। अच्छा हाँ, गदर 2 मैं मेरा मतलब नहीं है, मैं अशरफ अली भाई अजीब। तो गदर 2 भी काफी चल रहा है। इनफैक्ट गदर मूवी 4K में ग्रेड करके इफेक्ट्स वगैरह डाल के उसको रिलीज किया जा रहा है सिलेक्टेड थिएटर्स में। मैं एक बात बोलता हूँ, थोड़ा पर्सनल है। जब से मैं विद दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ ना, बीच में मेरा फ्लैट है ये वाला, लैंडलॉर्ड जो है इनके, मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स पर्सनल से, वो जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तब से मुझे ऐसे ही बोलते हैं अशरफ अली रेंट किधर है। कसम से भाई वो यही है। अब फिर मैं बोलता भैया रेंट नहीं है, मैं 2 के पेमेंट ना कर दूंगा। अशरफ अली हैंडपंप तैयार है, वो उनका पता लिटरली ऐसी अशरफ अली पेमेंट कब दे रहा भाई मतलब वो उनका आदत बन गया भाई लिटरली। अब मुझे अशरफ अली ही बोलते हैं, जबकि मैं 10 बोल चुका मेरा नाम अशरफ हुसैन सिद्दीकी है, अली नहीं है मेरे नाम में। नहीं पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो हैंड पंप क्या दोबारा वहां लगा था? भाई वो तो आगे तो इंडिया गया था ना उसकी, तो हैंड पंप लेके थोड़ी आया था, वो वहीं छोड़ दिया था, वहीं मारा था। नहीं इस पे एक मीम है मेरे ख्याल से इमरान खान का ना, इमरान खान बोला था किसी इंटरव्यू में शायद, जो आगे एक प्राइम मिनिस्टर है शायद है था, हाँ एक प्राइम मिनिस्टर, हाँ सॉरी, उन्होंने बोला था कि भाई सब कुछ तो चाहिए लेकिन सनी पाजी प्लीज मेरा हैंडपंप वापस लौटा दो। नहीं लेकिन बात तो यही है कि मैडम जी मैं आपको पाकिस्तान छोड़ाऊं। तो इस बार देखना है कि मैडम जी वापस जाएंगी या मैडम जी जा चुकी हैं, उन्हें दोबारा लाना है। और ये 17 साल के बाद का इवेंट होने वाला है। गदर 2 जो है वो गदर 1 के इवेंट से 17 साल के बाद पे टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि पिछला बार तो सीन था भाई प्री इंडिपेंडेंस वाला। हाँ, ठीक है, तो वो पता नहीं कब सोते थे कब जागे अमृतसर कब लाहौर आया, लेकिन अब तो वो सीन नहीं है। अब तो कब जागे कब सोए लाहौर अमृतसर 2 झाप मारेगा वापस भेज देगा तारा पाजी को भी, कहाँ उसे चले आ रहा है। तो सीनेरियो वही देखना है क्या बनेगा, क्या ये तार क्रॉस करके जाएंगे बजरंगबली के भक्त बन के, ठीक है अरे भाई अपने बजरंगी भाईजान जैसा, या फिर भाई क्लासिक सन्नी पाजी
ओ यार ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ भाई मैं तो क्लासिक सन्नी पाजी को देखने के लिए 2-3 तार कटवा लूं अपना, लेकिन देखने जरूर जाऊंगा। लेकिन भाई क्लासिक सन्नी पाजी का बहुत बड़ा क्लासिक सन्नी पाजी के लिए मैं घायल वंस अगेन में भी मतलब पागल था, लिटरल पागल था, लेकिन वो मूवी अप टू द मार्क नहीं निकली थी। हाँ वो तो घायल वंस अगेन जो है ना बहुत, लेकिन सच में चाहेंगे, याद होगा सन्नी पाजी जब कम बैक किए थे सिंह साहब दी ग्रेट से, तो सबका वही एक्सपेक्टेशन था भाई, वो एंग्री यंग मैन वाला वापस से कुछ परसोना दिख रहा है, मजा आ जाएगा भाई। फिर उन्होंने और 1-2 मूवी बनाया, बट कहीं ना कहीं वो लैक हो रहा है भाई। तो क्या लगता है कि वो ट्राई किए होंगे वापस से कैश इन करने के लिए उनका पुराना इमेज, ठीक है, वो एकदम बाहुबल वाला भाई, स्ट्रेंथ बंदे का। इसमें एक ये भी चीज है ना कि सन्नी पाजी के जो जैसे हम लोग फैंस हैं, जो लोग देखे हैं बचपन से, वो लोग कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सब 24-25 प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो सब यहाँ पे मतलब 24 प्लस ही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तो इस एज ग्रुप के लोग या हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं उनके एज ग्रुप के लोग, वो लोग कितना थिएटर देखने जाते हैं? यूजुअली ज़्यादा जो जाता है वो 13 to 24 है। तो क्या उनको अपना पर्सोना वो वाला वापस लाना उनके लिए बेनिफिशियल होगा भी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, अभी जो मतलब गदर 1 का जो उन्होंने रीफ्रेम करा है 4K में, तो वो आप लोगों ने देखा है? हाँ मैं देखा मैं मूवी नहीं देखा, पहला मूवी नहीं देखा, नहीं आप ट्रेलर की बात कर रहे हो ना? हाँ ट्रेलर देखा। तो ट्रेलर बेसिकली मतलब हाँ बताओ। हाँ मेरे को बहुत सटल सा लगा और अच्छा लगा। रीजन बीइंग उसका सिनेमा मतलब क्या कहते हैं, सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, सॉरी कलर ग्रेडिंग काफी बहुत अच्छे से किया गया है। कलर ग्रेडिंग हाँ बहुत वाइब्रेंट हो गया है। प्लस जैसे कुछ कुछ सीन्स था ना, पहले क्या था VFX नहीं था ना, तो अगर ट्रक किसी 2 गाड़ी को ठोक रहा है तो लिटरली एक ट्रक को दौड़ाया जाता था, 2 गाड़ी को ठोका जाता था। प्रैक्टिकल था। हाँ तो प्रैक्टिकल ठोक रहा है तो उसमें उतना कुछ दिखता नहीं था, बस धुआं दिखा। अभी उसमें ब्लास्ट वगैरह ऐड कर दिया गया, हाँ तो वो एकदम बूम सा हो रहा है, गाड़ी कैमरा प्लेन देखोगे तो ये सब चीज है, थोड़ा अच्छा किया, थोड़ा मॉडर्न लुक दिया गया है। तो मतलब अब मेरे आसपास तो लग ही नहीं रहा, नहीं तो मैं एक बार जाके देख ही लेता कि भाई देखे भाई क्या है कैसा है। नहीं लेकिन गदर तो मैं मानूंगा भाई कि वो उस इवेंट को भी काफी अच्छे तरीके से अपने प्लॉट में उस एलिमेंट को यूज किया था। काफी सेंसिटिव वो एलिमेंट है भाई, लेकिन जितने बैलेंस्ड वे में उस मूवी को बनाया गया था बहुत अच्छा वे, मतलब हाँ, और उस मतलब होता ना कि वो मूवी को सब किसी ने प्रेज किया था भाई, हर किसी ने भाई। उस टाइम गदर 100 करोड़ कुछ कमाया था ना उस टाइम पे, सच में? हाँ मेरे को लगता है। नहीं 100 करोड़ पहली मूवी हो सकता है, नहीं हो सकता है 100 करोड़ में गलत बोल दिया, सॉरी मैं कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, मतलब उसका जो हुआ था उसका इन्फ्लेशन का लगा के ऐसा इन्फ्लेशन लगा के गदर, हाँ वैसा गदर का कलेक्शन था उस टाइम। वैसे तो शोले आ जाएगा ना, कि शोले पहले आया कि गदर? नहीं शोले तो भाई ऑफ कोर्स उससे भी ज्यादा कमाया, 1973 में आया था, अभी तक चल ही रहा है। देखो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 106.7 CR बोल रहा है ओवरऑल ग्रॉस, लेकिन ग्रॉस में है। खैर अभी जो बात कर रहे थे हम लोग सनी पाजी कमबैक की, थोड़ा सा टॉपिक है भाई, वो डिसाइडेड नहीं था। व्हाट अबाउट योयो पाजी कमबैक 3.2 ये वो फेल हुआ, 3.0 आ रहा है, उसमें उसके फैंसी उसके हेटर बनते जा रहे हैं अभी। भाई कम बैक ऐसा करो कि 4 लोग और हेटर बन जाए। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई कि उसके फैंस हैं उनको मतलब हेट करने लग गए हैं भाई, कि मतलब भाई कितना कमबैक करेगा। कम ऑन योयो पाजी, अब मजाक नहीं रहा, प्लीज वापस आ जाओ भाई। ये क्या था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, इसमें भाईजान वाले मूवी में किसी का भाई किसी का जान। अच्छा अरे भाई मैंने वो मूवी देखी नहीं है भाई अभी तक। मूवी मैंने भी नहीं देखी भाई, गाना वो आया नहीं था, बहुत फेमस हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। मैंने एक ही गाना सुना है भाई, वो उनटुंगी गाना जो था ना, मैंने वही सुना है, मैंने उसको 2-3 बार देखा भी है, अच्छा डांस था भाई इसमें, उसमें रामचरण का केमी भी तो है ना भाई, आई एम ए फैन ऑफ रामचरण भाई। और वो गाना नहीं सुना, नहीं लग गाऊंगा नहीं, कॉपी सुना हूँ मैं सुना हूँ देखा नहीं हूँ भाई। गाने से कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, कान से खून जरूर निकल जाएगा। नहीं मैं भाई देखो सुनो, पता है योयो पाजी से शुरू हुआ था, योयो पाजी पे रखते हैं। हाँ योयो पाजी पे वो गाना पता नहीं योयो पाजी का था नहीं था, पर हम सब ने ब्लूटूथ में वो गाना मांगा है सबसे। YouTube पे 4 मिलियन व्यूज, शेयर है 50 बिलियन, उसको मांगे। अब भाई वो भी शेयर कहाँ से? ब्लूटूथ से। नहीं पता है
लिरिक्स असाइड भाई इस गाने के बीट में वाइब है। वाइब तो है। उसका रिक्रिएट बहुत लोगों ने करा है ना भाई, हर्ष बेनीवाल ने करा, हर्ष बेनीवाल ने किया था डूड वॉल्यूम, उसका नाम क्या था, डूड वॉल्यूम। हाँ तो वही है भाई। क्या लगता है कि मैं तो पर्सनली मानता हूँ ना भाई कि जब तक ये टी सीरीज का साथ नहीं छोड़ते योयो पाजी का कमबैक मुश्किल है। हाँ, टी सीरीज का साथ जो भी रखता है ज्यादा दिन तक उसका यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना गुरु रंधावा पाजी कितना बढ़िया बढ़िया गाना भाई शादियों में बजता था एकदम कंटिन्यूअसली। अब उसको भी मतलब पूरा खत्म कर दिया यार। सेम कैसे पता है इसका जुबिन नौटियाल था भी सेम कैसे हो रहा है। टी सीरीज सीधा आता है तुम्हारे घर पे, बोलता है कल एक गाना चाहिए लिख के दे दो। 50 गाना एक बार में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 50 को तुमको एक महीने में करके देना है। उनका तो स्कीम चलता है ना भाई कि नाच मेरी नोरा पैसा मिलेगा, गा मेरी नेहा पैसा मिलेगा। बट मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, मेरे को एक चीज ये अशरफ भाई से पूछना है। रीजन भी कि अशरफ भाई का मार्केटिंग में थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा है। हाँ, बताओ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि ये लोग गाना बनाए, मान के चलो एक सॉन्ग बनाया पर्टिकुलर, ठीक है, तो उस सॉन्ग को बनाने में इन लोगों का पैसा लग जाता है। अब यूट्यूब रेवेन्यू से तो भैया नहीं ऊपर हो रहा है पैसा, ये तो मेरे को 100% पता है। अभी आपने कहीं पे सुना कि यहाँ पार्टी हो रही है, वहाँ पार्टी हो रही है, वहाँ कोई इवेंट चल रहा है, हाँ हाँ, तो आप वहाँ गाना नहीं बजा सकते जब तक आप उससे मतलब परमिशन नहीं ले सकते आप तब तक। अरे हम मेरे तो शादी में हम धड़ाधड़ गाना बजा के अब आपका प्राइवेट इवेंट है मेरे भाई, पब्लिक की बात हो रही है। अच्छा, पब्लिक इवेंट। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कपिल शर्मा का शो, एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ कपिल शर्मा का शो। कपिल शर्मा के शो में आप जब गाना सुनते हो ना, वो गाना जब वो एपिसोड कहीं पे स्ट्रीम होता है, वहाँ पे गाना म्यूट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कॉपीराइट इसके पास नहीं है। वो तब तक गाना स्ट्रीम नहीं कर सकता जब तक उससे वो खरीदेगा नहीं, उसके राइट्स परचेज नहीं करेगा। और राइट्स वो भी नहीं कि भाई गाना मेरा हो गया, नहीं, स्ट्रीमिंग राइट्स, मतलब कि हाँ भाई मैं इसको स्ट्रीम कर सकूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे डाल सकूँ। नहीं तो पता है भाई, तो अर्निंग वहां से होती है भाई। तुम्हारे साथ होता है ना, हाँ शादी कर ली, क्या मतलब कल सुबह कोर्ट में आ जाना। एक और चीज भाई, एक और चीज, ब्रांड्स का भी तो इंडोर्समेंट होता है भाई उस सब में। अच्छा, हम ये बोलने पॉइंट करने वाले थे, ब्रांड्स। हाँ, किसी गाने में बोट्स को दिखा दिया, किसी गाने में कोई और ब्रांड को दिखा दिया, किसी में JBL को दिखा दिया। तो भाई ये सब नाम ऐसे रैंडम नहीं, जैसे वो एग्जांपल ले लेते हैं भाई, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, इसमें जो स्पाइडरमैन इंडिया दिखाया गया था, मून बटन सिटी, वहाँ बहुत सारा जगह पे जोमेटो था भाई, बहुत जगह जोमेटो था। बिल्कुल नहीं, जोमेटो ने उनको भाई मिलियन से पे करा है भाई। अच्छा, जोमेटो से फायदा उठा रहा है, जोमेटो से फायदा उठा रहा है। यही लगा था भाई मूवी देखते टाइम ही कि जब माइल्स का यूनिवर्स दिखाते हैं तो वो कोका सोडा नाम रखते हैं, मतलब नाम बहुत चेंज करते हैं, बट इंडिया वाले में वो क्लियरली जोमेटो लिख रखे हैं। बिल्कुल, ये वो स्पॉन्सर्ड था। हाँ, ओके, एंड देन स्ट्रीमिंग से अलग पैसा आया तो वो अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाई, जो आदमी रिएक्ट करते हैं ट्रेलर पे, टीजर पे, ये सब पे, उनकी भाई 90% वीडियो जो होती है वो कॉपीराइट में चली जाती है, राइट? फिर भी वो क्यों रिएक्ट करते हैं भाई, बताओ? क्योंकि देयर इज अ थर्ड वे ना, देयर इज अ थर्ड वे। तो इतना सारा डिस्कशन के बाद वापस से काम करते हैं कि सारा चीज को समराइज करते हुए रिटर्न बैक करते हैं आदि पुरुष में। और सबसे ताजा तरीन खबर ये है जो कि तरन आदर्श की तरफ से कल दिया गया कि रणबीर कपूर 10,000 एक्सक्लूसिवली टिकट्स खरीद रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को आदि पुरुष दिखाने के लिए, ताकि उनका मानना है कि जो बच्चे नहीं जा सकते हैं सिनेमा हॉल वो भी इस तरह की मूवी से छूटे नहीं। ओके, तो ये काफी अच्छा जेस्चर बहुत लोगों की तरफ से माना जा रहा है। तो इस पे क्या रहेगा कि इस पे क्या ओपिनियन है, मतलब दिव्यांशु, बिट्टू, अशरफ, तुम सबका? कि तो टिकट में रहेगा, मैं बोला टिकट में वो फूड वाउचर रहेगा। इसलिए मैं बताता हूँ, जब ये तरन आदर्श ने ट्वीट करा था ना भाई, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को खाने का भी जरूरत नहीं, तरन आदर्श ने ट्वीट करा था ना भाई टिकट के बारे में, तो इन्होंने लिखा था भाई जब टिकट कहाँ का PVR का अगर है तो मैं बोलूंगा भाई टिकट का पैसा मैं दे दूंगा, रणबीर कपूर को बोलो कि वो पॉपकॉर्न का पैसा दे दे, पॉपकॉर्न का पैसा दे दे। भाई PVR का पॉपकॉर्न का कॉस्ट बैंगलोर में अगर मैं बता दूं ना भाई, तुम्हारा टिकट से तो ज्यादा है, जमीन खिसक जाएगा तो पैर के तले। भाई स्ट्रीट का पॉइंट ही वही था, हर जगह वही है भाई। अच्छा, हर जगह वही सीन है क्या? यही रीजन है कि क्यों ड्वेन जॉनसन कह रहा था कि पॉपकॉर्न का भी पैसा जोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ब्लैक एडम का। भाई वो तो कॉस्ट हो गया था। एनीवेज, हाँ, तो मेरा ये मानना है कि
ऑब्वियसली मतलब वो कर रहा है ऐसा कोई भी अच्छा जेस्चर, चाहे किसी भी मोटिव से किया गया हो, मेरा मानना है अच्छा जेस्चर ही होता है, चाहे किसी भी मोटिव से कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका उसमें कुछ भी हो रहा हो, बट पता सबको है कि भैया हो रहा है मार्केटिंग के लिए ये चीज। मार्केट भाई मैं क्या बोला भाई, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है, ये है मार्केटिंग का पार्ट, बट आई वुड से कि ठीक है, इट्स नाइस जेस्चर। नहीं अच्छा है, मतलब इट्स अ गुड मार्केटिंग मैं बोलूंगा इसको भाई। तो बिट्टू से मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे फूड वाउचर के अलावा 150 रुपये का भाई कुछ कहना है? भाई सब तो बोल ही दिए, वो गुड जेस्चर को गलत वे में ये नहीं ही किया जा सकता यहाँ पर, वो जो ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था, वो अंडर प्रिविलेज वाला कैसे पता करेंगे? भाई पता है ये टेक्निक आज तक भारत सरकार भी डिवाइस नहीं कर पाया है। कि हमारे समाज के अंडर प्रिविलेज को हम कैसे मार्क आउट करेंगे। ठीक है भाई, हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, ठीक है, उसमें मेरे को उस वक्त ना पहली बार स्ट्राइक किया कि भाई ये जो मिडिल क्लास वाला जो कैटेगरी है ना, ये किस में आता है, ठीक है, क्योंकि कोई बंदी थी, पता नहीं शायद एक्ट्रेस होगी या फिर माने नोन अच्छी फेमस है, वो बोलती है कि मेरे पापा IAS, मम्मी भी कोई एक पोस्ट में, ठीक है। हाँ, समझ गया किसका बात कर रहे हैं। पता हमको याद नहीं, हम देखे थे, हमको समझ में लिया कि एक IAS का बच्चा मिडिल क्लास वाले कैटेगरी में कैसे आएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा वही मिलता है, लीगली भी, है ना, ये मिडिल क्लास है। हाँ अरे भाई कथाकथित है ना, तथाकथित। अगर कोई इंसान के पेरेंट्स अगर कोई भी IAS हैं तो वो अपने जनरल जो उसका जो गवर्नमेंट से जो उसको मिल रहा है पैसा, पे स्केल पे, उस पे स्केल के हिसाब से मेरे हिसाब से वो मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास उसमें भी नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा, वो अपर मिडिल चला जाएगा, उसमें भी बिल्कुल, उसमें भी हाँ हाई क्लास में नहीं जाएगा, मैं एग्री करता हूँ, अपर मिडिल। लेकिन अगर सच में किसी के पापा IAS है या मम्मी IAS है तो 99% केसेस में, आई डोंट नो इफ आई हैव टू से दैट, 99% केसेस में वो एकदम हाई क्लास में है, ठीक है। 1% केस ऐसा हो सकता है जिसमें वो एक्चुअली पता है दिव्यांशु, बिट्टू भाई का सवाल जो है हम वो भारत सरकार को भी फॉरवर्ड करेंगे कि कैसे आप लोग अंडर प्रिविलेज्ड कौन है कैसे पता किया जाए, और वो टेक्निक फॉरवर्ड करे रणबीर कपूर को ईमेल करके। एक और जितना भाई गवर्नमेंट पता लगा रही है, हमें पता नहीं है, वो सरकार पता लगा रही है। अच्छा वैसे एक थोड़ा सा हम लोग ज्यादा टॉपिक से भटक गए हैं, एक थोड़ा सा समा पर बोलूंगा एक चीज, जो पॉइंट है ना आर्टिकल पे जितना भी टेक था भाई, मैं एक थोड़ा सा एक नोटिस दे दूंगा, मतलब नोट डाउन दे देता हूँ ऑडियंस को। भाई देखो हम लोग ना कोई हैटर नहीं है मूवी के, ठीक है, हम लोग कोई भी पॉइंट बोल रहे हैं ना यहाँ पे, वो क्या है अपना एक पॉइंट है, सबसे पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है भाई, अगर है भी तो ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई कि हम उमरावत से भाई मतलब उसको पसंद नहीं करते भाई, उनकी बहुत सारी मूवी जिनको हमने भाई देखा है, प्रेस किया है, राइट। प्रभास की हमने भाई बाहुबली आज भी प्रेस करते हैं भाई, राइट। तो वही चीज़ है भाई कि इस चीज़ को ऑन अ पॉजिटिव नोट लिया जाए, ये नहीं भाई कि मतलब तुम लोग हेट फलाने में बैठ जाते हो ये वो हेट, तो इस चीज को तो बिल्कुल नहीं है। आई वुड ऐड ऑन कि ये हम लोग जो भी यहाँ बात किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूवी को लेके हैं, मूवी को लेकर आदि पुरुष एज ए प्रोडक्ट, आदि पुरुष कैसा है, अगर आप भी कोई प्रोडक्ट लीजिएगा भाई तो डिफॉल्ट नहीं चाहिए, किसी और चीज पे हमारा कोई ये नहीं है, हाँ, से है ना, हम कोई होते हैं बोलने वाले भाई। हम कौन बोलेंगे। इनफैक्ट मैं अपने लेटेस्ट वीडियो में भी ये कहूँ कि रामायण पे अगर मूवी बन रही है उससे ना मुझे कोई प्रॉब्लम है ना किसी और को कोई प्रॉब्लम है, और होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इनफैक्ट बने, हम चाहेंगे कि इन चीजों पे मूवी बने, इन चीजों पे बात हो, बस अगर उस सादगी के साथ वो ला देंगे, वो ग्रेटनेस वाले एसेंस के साथ ला देंगे, तो फिर भैया सब खुश रहेंगे। और चूंकि आदि पुरुष इज अ मूवी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि सिनेमा हॉल को भी एक इसमें लाया जाता है ना, लग्जरी सर्विस में। तो आप वो सर्विस लेने जा रहे हो, तो उस सर्विस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस क्वालिटी पे है, हम उस पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कोई चीज अगर पब्लिक डोमेन में है तो हम लोग ओपिनियन दे सकते हैं, अपना बात रख ही सकते हैं, उस पर कोई कुछ ये नहीं किया जा सकता। जितने भी टॉपिक्स थे और जितने भी हमें बात करने थे हम लोगों ने अपने बात कर लिए, तो अब रैप अप का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। चलिए मैं बताया था भाई, अपना जो अगला पॉडकास्ट है भाई वो एक गेस्ट स्पेसिफिक पॉडकास्ट होगा, और हमने गेस्ट भी ढूंढ लिया है बाय द वे। मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, रिवील करना भी सही नहीं होगा, वेट करो, मिलते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में विद गेस्ट, फर्स्ट गेस्ट, आवर फर्स्ट गेस्ट ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल, पीस आउट।
Peace out. बिल्कुल। और आप लोग भी ख्याल रखिए अपना और कमेंट भाई, करते रहिए जितना भी हमने आदि आपसे सवाल किया है, हम हर एक कमेंट पढ़ेंगे, हर एक कमेंट पे आपसे डिस्कस भी करेंगे और वो जो बातचीत का सिलसिला है दी पॉप कॉप शो पे हमेशा बना रहेगा। तो बी अ पॉप कॉप। और हमने फर्स्ट एपिसोड का भी पूरा कमेंट पढ़ा हुआ है बाय द वे, हमने पढ़ा हुआ पूरा एपिसोड, तो कमेंट करो। अशरफ अली रिएक्ट नहीं किया तुम, लेकिन प्लीज कर अशरफ अली। Please, हाँ, please. please।